नमस्कार भाइयों और बहनों। डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजित मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी नमस्ते। का आज के क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, उन्होंने हमारे ज़्यादातर सभी लेक्चर अटेंड किए हुए हैं और करीब करीब हमारे 90 लेक्चर लास्ट एक साल के अंदर हमने किए हुए हैं और हमारे 40,000 लाइक हमें भी मिले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और लाइक हमें लाइक भी करें। हमारे साथ आज बड़े बड़े दिग्गज लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुजन भी है। यहाँ पे मैं आपको बाद में इंट्रोडक्शन दूंगा एक दो तीन जनों का, जो बहुत ही महारथी लोग हैं अपने एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर। एस्ट्रोलॉजी फील्ड में फेस रीडिंग है, ग्राफोलॉजी है, ऐसे फील्ड में महारथी है। तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं चेतन भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई उनको एक्सेस दे देवे ताकि वो सब लोगों को अपना फेस दिखा सकें। मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो नए स्टूडेंट है उनको। मेरा ये एक्चुअली हॉबी है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी वास्तु ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी हॉबी है। मैं इसमें नियर अबाउट 1982-83 से जुड़ा हुआ हूँ इस फील्ड से। मैं 82-83 में जॉब करता था, उसके बाद मैंने अपना 86 में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और साथ साथ में मैंने हैंड रीडिंग में मास्टरी हासिल की। 82-83 से लेके 86 में हैंड रीडिंग में मैंने बहुत ही अच्छी मास्टरी हासिल की। उसके बाद मैंने ये जो ज्योतिष के अन्य जो शाखा है, जैसे कि जैमिनी पद्धति है, केपी पद्धति है, निर्यम ज्योतिष है, ये सभी पद्धतियों का मैंने अध्ययन किया और मैं एक संस्था है उसके अंदर ऑनररी लेक्चरर था। 2007 से मैंने ये लॉकडाउन तक उसमें लेक्चर दिए हुए हैं, ऑनररी लेक्चर दिए हुए हैं। उसके पहले भी मैं काफी लेक्चर देता था। मेरी हॉबी है, पहले ही मैं बता देता हूँ, मेरा प्रोफेशन नहीं है ये। तो कुछ सती रह जाए या तो कुछ गलती हो जाए तो मेरी गलती सुधारने की कोशिश करना। 99% तो मैंने इतना अध्ययन किया है ज्योतिष शास्त्र का, वास्तु शास्त्र का, कि मेरी गलती होने के चांस बहुत ही कम है। फिर भी मेरी कोई गलती हो जाए तो यहाँ पे जो बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं वो मेरी गलती सुधार देना। मुझे कोई उसमें शर्म नहीं आएगी कि भाई मैंने ये गलती की है, मुझे ये पता नहीं है, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। और मेरे साथ जो चेतन भाई गज्जर जो जुड़े हुए हैं, वो भी, उनका भी ये प्रोफेशन नहीं है, वो भी आईटी सेक्टर से है और आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। मैं बता दूं, मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है और आज भी मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। लास्ट 6 महीने में लॉकडाउन के बाद इतना मेरा बिजनेस ने पिकअप पकड़ा कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था लेक्चर देने के लिए। अभी अभी भी मेरा बिजनेस इतना जोर में चल रहा है कि मुझे टाइम नहीं है लेक्चर देने के लिए। फिर भी मैंने कहा कि चलो भाई अभी इससे जुड़ते हैं, वापिस जुड़ते हैं, लोगों को हमारे पास जो नॉलेज है वो हम देते हैं। हमारे काफी पुराने स्टूडेंट हैं जो हमें फोन कर करके भी हमारी मशवरा लेते हैं। यहाँ पे एक नवीन पराशर जी है, वो भी बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं और मेरी गाइडेंस भी लेते हैं। मैं भी कभी कभी उनसे गाइडेंस मांगता हूँ कि भाई मुझे जो पता नहीं है वो मैं उनसे सीखता हूँ, वो भी मुझसे सीखते हैं। और जो मेरे साथ जुड़े हुए चेतन भाई आईटी सेक्टर से हैं, वो भी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। उनका भी ये प्रोफेशन नहीं है, उनकी भी ये हॉबी है, ओनली हॉबी। और हॉबी के तौर पे उन्होंने भी ये एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन किया है और उन्होंने भी मेरे साथ ही जिस संस्था से हम जुड़े थे, मैं संस्था का नाम भी आपको बता देता हूँ, विश्व ज्योतिष संस्था जो है, उससे हम जुड़े हुए थे। और मैं और चेतन भाई उसमें काफी सालों से वहां पे हॉनररी लेक्चर देते थे। मैं मुलुंड, फिर मुलुंड में है, पारला में है उसकी ब्रांचेस है, मलाड में है, करीब करीब 7 ब्रांच थी। अभी मेरे ख्याल से उनकी कुछ 3 ब्रांच है। वहां पे हम लेक्चर देने जाते थे और मैं और चेतन भाई हॉनररी लेक्चर देते थे। और मेरे हाथ के नीचे करीब करीब, कम समझो ना, 3 से 4 हजार स्टूडेंट पढ़ के गए हुए हैं और काफी लोग अपनी खुद की प्रैक्टिस भी करते हैं। और चेतन भाई की मास्टरी वास्तु में भी है, ज्योतिष में भी है। और हम दोनों एक ही साथ में एक ही संस्था में बरसों से लेक्चर दे रहे थे। और हमने जब ये जूम पर स्टार्ट किया, हमारा ये जो ऑनलाइन लेक्चर देना प्रारंभ किया, फिर हमने वो संस्था को रेजिग्नेशन दे दिया।
तो अब मैं यहाँ पे आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगा। लोग ज्योतिष से जो लोग ऐसे समझते हैं कि ये ज्योतिष यानी हम ज्योतिषाचार्य है, हम देवज्ञ है, चाहे वो फेस रीडिंग वाले हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी जानते हो, ग्राफोलॉजी जानते हो, नीरियन एस्ट्रोलॉजी जानते हो, टेरो कार्ड रीडिंग जानते हो। सब लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग भगवान है। तो मैं आपको बता दूं कि हम भगवान नहीं है, हम उनके एक दूत है और हम एक दूत का कार्य कर रहे हैं। हमें जो आपकी कुंडली में दिखता है उसको हम आपको सूचित करते हैं कि आपकी कुंडली में मुझे ये दिख रहा है, तो आप ये करिए, वो करिए। देखो, जो हमारा नसीब है वो हम बदल नहीं सकते, परंतु हमने जो कर्म किया है उसे हमें भुगतना है। परंतु हम कुछ सेक्टर में यानी कुछ चीजों में उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं हर टाइम ये एग्जांपल देता हूं। मेरा बेटा है, एसएससी में 85% लेके आया था मार्क। तो उसने मुझे पूछा, पापा मैं क्या लूं, मैं कॉमर्स ही लेता हूं। लेकिन मैंने उसकी कुंडली देखी, मेरे गुरु को दिखाई कुंडली, मेरे 2 गुरु हैं उनको कुंडली दिखाई। तो उन्होंने कहा कि इनको साइंस लेने को कहो, मैंने भी कहा इनको साइंस लेने को कहो। तो मेरे बेटे ने डिग्री कोर्स किया, 5 साल तक वो डिग्री कोर्स में अव्वल नंबर से पास हुआ। लेकिन जब वो डिग्री कोर्स पास करके 2018 में बाहर निकला और उसको सिर्फ 10,000 रुपए की जॉब मिली, तब वो बोलता है, देखो पापा, मैंने अगर कॉमर्स लिया होता और सीए हो गया होता या तो कंपनी सेक्रेटरी वगैरह कुछ हुआ होता, तो आज मेरे को 50,000 60,000 की सीधी नौकरी मिलती थी। ये तो देखो मुझे 10,000 की जॉब मिली है। और कोइंसिडेंस, विद इन 20 डेज जुलाई 2019 को उसको जॉब लगी और अगस्त 2019 को उसको जो एक फार्म इजी करके कंपनी है जो ऑनलाइन मेडिसिन है, उसमें उसको जॉब मिल गई और काफी अच्छा पे। और आज 3 साल 4 साल के अंदर वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पे, टच वुड की बहुत ही अच्छी पोस्ट पे वो अभी अपॉइंट हुआ है फार्म इजी कंपनी में। और उसके हाथ के नीचे या कहो कि उसके साथ कलीग, बहुत सारे कलीग है और उसके साथ वो काम करता है। तो हम ऐसी कुछ चीजें जानकर हम लोगों को गाइडेंस देकर उनको बता सकते हैं कि आप ये कर सकते हो। दूसरा, मैच मैचिंग। देखो, मैच मैचिंग ईश्वर ने ऊपर से लिखा हुआ है, वैवाहिक जीवन हमारा ऊपर से ही लिख के आया हुआ है। फिर भी हम कुंडली देख के बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। अभी मैं मैच मैचिंग की बात करूं तो मैं सिर्फ 36 गुणों को इंपॉर्टेंट नहीं देता हूं, मैं पूरी कुंडली यानी एक एक स्थान को, 12 के 12 स्थान को पूरा खोद डालता हूं। और इवन यहां तक बता सकता हूं कि आपके जीवन में कौन से समय पे क्या क्या घटना घटने वाली है। और मैंने काफी लोगों को मेरे रिपोर्ट्स दिए हुए हैं और मेरे रिपोर्ट्स सिर्फ 36 गुणों तक सीमित नहीं है। मेरे रिपोर्ट्स ओवरऑल सभी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बिजनेस के साथ कहो कि भाई उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, जो भी कहो, ये सभी के साथ जुड़े हुए होते हैं। और मेरा रिपोर्ट है कम से कम 100 पन्ने का रिपोर्ट बनता है कम से कम। उसमें मैं प्रारंभ में लड़की आई है तो लड़की का, लड़का आया है तो लड़की का पहला रिपोर्ट तैयार करता हूँ, फिर लड़की का रिपोर्ट तैयार करता हूँ, फिर दोनों का कंबाइंड रिपोर्ट तैयार करता हूँ कि दोनों की कंबाइंड लाइफ कैसी होगी। यानी जाहिर जीवन से लेके बेडरूम तक की लाइफ को मैं उसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई उनके जीवन के अंदर ये घटना घटने वाली है। तो ज्योतिष टोटली साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी की यानी ज्योतिष शास्त्र की कम से कम 150 से ज्यादा शाखा है। और आज के समय में नई नई शाखाओं का उद्भव हो रहा है और नई नई शाखाओं को लेके लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपसे 2 दिन के अंदर मिरियन ज्योतिष के बारे में और इसमें बहुत सारी जो हमारे जीवन के अंदर कॉमन चीज जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और जो नए स्टूडेंट है जो ज्योतिष नहीं भी जानते हैं, उनके लिए मैं इस तरह से ये शास्त्र को यानी ये जो मटेरियल है यहाँ पे शास्त्र है, उसको इस तरह से मैं प्रोड्यूस करूंगा कि उनको भी ऐसा लगे कि नहीं, ये चीज पढ़ने जैसी है। काफी लोग मेरे हाथ के नीचे काफी लोग पढ़े हुए हैं, 4th ईयर 5th ईयर में पढ़ते हुए लोगों को भी है ना बेसिक नॉलेज नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अभी सबसे पहला एस्ट्रोलॉजी क्या है मैं बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, यानी लोगों के दिल में एक जीने की चाहत पैदा करनी। हमारे पास जो लोग आते हैं
वो ज्यादातर दुखी होते हैं। कोई पैसे वाला या तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा कि भाई मुझे आप बताओ कि भाई मेरा भविष्य क्या है। वो लोग आते हैं तो सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए आते हैं कि भाई हमारी हेल्थ कैसी। बाकी ज्यादातर लोग हमारे पास जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानने के लिए आते हैं, और दुखी होते हैं वो लोग ही हमारे पास आते हैं। सुखी व्यक्ति कभी ज्योतिष के पास जाने की मीन्स जल्दी जाएगा नहीं। उसको भी इच्छा है अपने बारे में जानने की, परंतु वो जाएगा नहीं। अभी ज्योतिष किससे जुड़ा हुआ है? तो ज्योतिष गत जन्म से, यानी ज्योतिष शास्त्र है वो पूर्ण जन्म को मानता है। ज्योतिष शास्त्र है वो पूर्ण जन्म को मानता है, और ये गत जन्म से जुड़ा हुआ है। यानी हमने जो कर्म किए हैं हमारे जीवन में, गत जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार पर हमें अपना कर्म भुगतना पड़ता है, अपना कर्म भुगतना पड़ता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं पितृदोष के बारे में बात करने के लिए कि भाई हमारे ऐसे क्या कुंडली के अंदर ऐसे क्या दोष है जिसकी वजह से लोग हमें कहते हैं पितृदोष पितृदोष। जहां तक मैं जानता हूं कि पितृदोष किसे कहते हैं, तो कि पितृदोष जनरली हमारे पूर्वजों को मिला हुआ श्राप, और वो श्राप हमारे हेरिडिटी, हमारे खानदान में उतरता आता है, और वो सिर्फ 4 पीढ़ी तक उतरता आता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। मैं हूं, मेरा लड़का, उसका बच्चा और उसका बच्चा, उससे ज्यादा वो लंबा नहीं जाता है, भले हमें 10 पीढ़ी तक का श्राप मिला हो। तो ये ज्योतिष पूर्ण जन्म यानी गत जन्म से, पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। हमने गत जन्म में क्या कर्म किए थे वो हमें कैसे पता चल सकता है? तो हमारे शास्त्रकारों ने, जो एंशियंट यानी बहुत ही प्राचीन समय में हो गए हैं, उन्होंने एक कुंडली की रचना की थी। सृष्टियांश कुंडली करके कुंडली है, जो आज के समय में D60 के नाम से वो कुंडली जानी जाती है। D60 के नाम से वो कुंडली जानी जाती है, और उस कुंडली के माध्यम से हम अपना भूत, भविष्य और वर्तमान काल भी जान सकते हैं कि हम इस जन्म में क्या क्या कर्म करने वाले हैं, वो भी हम जान सकते हैं। तो ये मैं खुद ये D60 यानी सृष्टियांश कुंडली को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे महत्व जो देता हूं वो 16 प्रकार की जो कुंडली है उसमें की एक कुंडली है होरा कुंडली। होरा कुंडली को भी मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, वो कहते हैं कि होरा कुंडली सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन देखने के लिए होती है, लेकिन मेरा ऐसा मंतव्य है कि होरा कुंडली खास करके हमने इस धरती पर जन्म लिया है, हमने जिस फैमिली के अंदर जन्म लिया है, वो जन्म हमने क्यों लिया है कि उस फैमिली का हमको ऋण चुकाना है, उसके लिए हमने वो जन्म लिया है, या हमने कुछ ऐसी गलती की है गत जन्म में, उस गत जन्म को सुधारने के लिए ईश्वर ने हमें इस सृष्टि पर भेजा है। वो गलती सुधार कर हम अपना ये जीवन मोक्ष की तरफ आगे लेके जाए। ये हमें होरा कुंडली से पता चलता है, ये हमें होरा कुंडली से पता चलता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए आप D60 यानी सृष्टियांश कुंडली को महत्व दीजिए। इससे आप आपका भूतकाल बहुत ही अच्छी तरह जान सकते हैं। आपने क्या अच्छे बुरे कर्म किए हैं, फिर आपने क्या गुप्त कर्म किए हैं, ये कर्मों की जानकारी हम D60 यानी सृष्टियांश कुंडली से जान सकते हैं। तो मैं जो भी यहाँ पे ज्योतिषाचार्य है उनको मैं कहूंगा कि आप जब प्रेडिक्शन पार्ट को लेते हैं तो लग्न कुंडली के साथ चलित कुंडली भी देखिए, और उसके साथ नवमांश कुंडली देखिए। मैं देशकांड कुंडली को भी इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि देशकांड कुंडली को इंपॉर्टेंस इसके लिए देता हूं कि जो हमारे सृष्टि के ऊपर जो ग्रहण होते हैं, वो ग्रहण कौन से राशि में होते हैं और कौन से देशकांड में होते हैं, उसका हमें फल बहुत ही आसानी से पता चल सकता है। उसके लिए मैं देशकांड कुंडली को भी महत्व देता हूं। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी नवमांश, लग्न कुंडली, चलित कुंडली, देशकांड कुंडली और ये D60 यानी सृष्टियांश कुंडली को भी ज्यादा महत्व दीजिए। अभी ज्योतिष पढ़ने के लिए मुझे क्या आना चाहिए? जो व्यक्ति ज्योतिष पढ़ना चाहता है उसको एटलीस्ट
उनको अपने जो अपनी लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज से वो बिलोंग करता है, अपनी मातृभाषा से बिलोंग करता है, उसकी उसे नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ज्योतिष के अंदर जो काफी डिफिकल्ट होते हैं, हमें भी वो समझ में नहीं आता है, कभी कभी हमें हमारे गुरु को भी पूछना पड़ता है, या तो हमें डिक्शनरी रिफर करनी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजिकल डिक्शनरी आती है, और डिक्शनरी को भी हमें भी रिफर करना पड़ता है। तो आपके पास अगर आप एसएससी तक पढ़े हो, आपको आपकी मातृभाषा का संपूर्ण ज्ञान है, तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं और ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि लोग ज्योतिष के लिए राहु है, बुध है, गुरु है, ये ग्रहों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एडिशन करना चाहता हूं कि अगर आप बहुत ही अच्छे ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हैं तो आप नेपच्यून ग्रह को इंपॉर्टेंस दीजिए। हमारे प्राचीन समय में हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये 3 प्लेनेटों को महाभारत में वेद व्यास जी ने इस तीनों ग्रहों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि नेपच्यून यानी वरुण, प्रजापति यानी हर्षल, प्लूटो यानी यम, उन्होंने ये नाम से इसका जिक्र किया है। और हमारे उनके पास लेटेस्ट नेम है यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। तो ये जो नेपच्यून ग्रह है हमारे जीवन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके खानदान के अंदर कोई भी ऐब है, या तो आपके खानदान के अंदर कुछ दोष है, अगर मुझे वो जानना है तो मैं कुंडली के अंदर नेपच्यून जैसे ग्रह को देखूंगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके खानदान के अंदर क्या दोष है। कभी कभी किसी लोगों को मैं बता देता हूं कि भाई आपके खानदान के अंदर आफ्टर द एज ऑफ 56 लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि भाई ऐसे कैसे बता दिया उन्होंने। तो इसके पीछे मैं नेपच्यून जैसे ग्रह को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को भी इंपॉर्टेंट दिया जाता है, परंतु मैं यहाँ पे चाहूंगा कि अगर आप निर्यन ज्योतिष पढ़ते हो तो आप हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को भी इंपॉर्टेंस दो। और मैचिंग के अंदर यानी कुंडली मेलापक के अंदर हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो जैसे ग्रहों को खास महत्व दो, तो बहुत ही आप अच्छी तरह प्रेडिक्शन कर पाओगे मैचिंग का। मैं 100 पन्ने का जो रिपोर्ट बनाता हूं उसमें मैं नेपच्यून, हर्षल, प्लूटो जैसे ग्रहों को भी इंक्लूड करता हूं। जो हमारे 9 ग्रह है उसके अलावा मैं ये 3 ग्रहों को भी इंक्लूड करता हूं। तो नेपच्यून जो है उसको आप प्रेडिक्शन पार्ट में लेंगे और उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रह कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन के अंदर। अभी ज्योतिष पढ़ना है तो ज्योतिष में हमें क्या पढ़ना है? तो ज्योतिष के अंदर हमें पढ़ना है 12 राशियां, 12 ग्रह। जनरली 7 मुख्य ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये मुख्य 7 ग्रह है। 2 छाया ग्रह है, छाया ग्रह में राहु और केतु के नाम आते हैं। और ये जो 3 ग्रह है हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, जो हमारी सृष्टि से काफी दूर है, फिर भी ये हमें इफेक्ट करते हैं, फिर भी हमें ये इफेक्ट करते हैं। और एक राशि बदलने को कभी कभी ये ग्रह, ये मीन्स ये ग्रह 14 साल 21 साल लेते हैं। हम समझते हैं कि जो शनि ग्रह है वो सबसे ज्यादा एक राशि के अंदर रहता है, नहीं, शनि नहीं, ये हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो जैसे ग्रह एक एक राशि के अंदर 21 साल 14 साल तक का समय बिताते हैं। तो हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को आप काफी महत्व दीजिए। यहाँ पे मेरे एक और गुरु जी है, वीरेंद्र भाई करके, उनका मैथमेटिकल रिसर्च इतना है कि आप सिर्फ उनको नेपच्यून का, आपका नेपच्यून कौन सी राशि में है ऐसे बता देंगे तो वो आपको बता देंगे कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप का सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ, ऐसी काफी सारी चीजें वो बता देते हैं नेपच्यून के ऊपर से। तो आप समझ सकते हो कि नेपच्यून का कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो कि नेपच्यून का कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये 12 ग्रह पढ़ने हैं, 12 राशियां पढ़नी है। कौन सी राशि है? तो के मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये जो 12 राशियों का मैंने जिक्र किया, इसका जिक्र हमारे प्राचीन शास्त्र के अंदर नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में हम प्रेडिक्शन पार्ट को देखने के लिए नक्षत्र को ज्यादा एप्लीकेबल करते थे। और वही नक्षत्र को कृष्णमूर्ति जी ने
एप्लीकेबल करके उन्होंने नक्षत्र प्रेडिक्शन के पार्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो हमारे शास्त्रकार नक्षत्र पद्धति से ज्योतिष देखते थे, परंतु कालक्रम से देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब सिकंदर का आगमन हुआ, उस समय पे उनके ज्योतिषाचार्यों ने देखा कि भाई हिंदुस्तान का जो ज्योतिष है बहुत ही वास्ट है, अगर हम उनके साथ ऐसे मिलजुल के अगर हम ज्योतिष की कुछ तहकीकात करें, यानी उसका रिसर्च करें, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये 12 जो राशियां हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है, हमारी इंट्रोड्यूस की हुई नहीं है 12 राशियां। फिर भी हमारे शास्त्रकारों ने हमारे 27 नक्षत्र को ये 12 राशियों के साथ यानी इक्वल 12 राशियों को इक्वलिटी में ला दिया। तो कैसे ला दिया? हमारे शास्त्रकारों ने देखो 12 राशियां है, 27 नक्षत्र है, तो डिवीजन पार्ट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक नक्षत्र को 4 चरण दिए, यानी 4 पार्ट, यानी 4 पद दिए। यानी 27 नक्षत्र है, यानी 108 पार्ट हुए। 108 डिवाइड बाय आप 12 करेंगे तो एक स्थान के अंदर, एक राशि के अंदर 9 चरण आएंगे और 3 नक्षत्र आएंगे। यानी पहले नक्षत्र के 4 चरण आएंगे, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण आएंगे और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण आएगा, ऐसे 9 चरण आएंगे। तो जब भी हम कुंडली से प्रेडिक्शन देखते हैं तो एक ध्यान रखना, मेष लग्न की कुंडली, वृषभ लग्न की कुंडली, अप टू मीन लग्न की कुंडली तक हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें मेष राशि के 9 प्रकार के व्यक्ति देखने मिलते हैं। मेष लग्न के 9 प्रकार के व्यक्ति हमें देखने मिलेंगे। यहां पे अंशों को अगर आप इंपॉर्टेंस देते हो तो बहुत ही अच्छा है। हमारे शास्त्रकारों ने निर्यन ज्योतिष के अंदर अंशों के आधार पर कौन से अंश पर कौन सा बच्चा जन्मा है, उस अंश का फल क्या, अच्छा बुरा फल का उन्होंने एक एक सेंटेंस, एक के 2 सेंटेंस के अंदर पूरा विवरण दिया हुआ है। तो इतना बारीक ज्योतिष है हमारा कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि हम हमारे जीवन में अभी घटने वाली घटना को भी जान सकते हैं। तो ये 12 राशियों को हमें पढ़ना है, 12 ग्रहों को पढ़ना है, फिर 12 स्थान, हमारी कुंडली में ये 12 स्थान है। आप सभी लोग को दिख रहा है ये चेतन भाई? हाँ देखाई जाए। हाँ देखाई जाए, परफेक्ट देखाई जाए। ये 12 स्थान है हमारी कुंडली के अंदर। ये 12 स्थानों को पढ़ना है। ये 12 स्थानों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। कैसे जानकारी प्राप्त होती है? तो कि सबसे ये पहला जो स्थान है ये हम खुद हैं। फिर ये जो 7वां स्थान है वो हमारे पार्टनर का स्थान है, यानी हमारा विजातीय पार्टनर, यानी मेरी वाइफ है या तो मेरे वाइफ है तो उसका हस्बैंड है। फिर हमारे पार्टनर है वो है, ये हमारे माता है, ये हमारे पिता है। ऐसे ये पूरी कुंडली जो बनी हुई है वो हमारे पूरे सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू के अनुसार बनी हुई है, हमारे आजू बाजू के अनुसार बनी हुई है। तो हमें ये 12 स्थानों को डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। अभी यहां पर जो कुछ नए स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं बता दूं, ये पढ़ना बहुत ही आसान है। अगर आप हर रोज 1 घंटा पढ़ो, आप हर रोज 1 घंटा पढ़ो तो आप आसानी से हर चीज को ज्योतिष के अंदर जान सकते हो। आसानी से हर चीज को ज्योतिष के अंदर जान सकते हो। फिर ये 12 स्थान पढ़ने के बाद हमें 27 नक्षत्र को भी इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि नक्षत्र हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि एक नक्षत्र होता है 13 अंश 20 कला का होता है, और एक चरण यानी एक उसका पार्ट जो होता है वो 3 अंश 20 कला का होता है। यानी एक नक्षत्र के अंदर 4 प्रकार के व्यक्ति आपको देखने मिलते हैं। और ये जो 4 पद है यानी 4 पार्ट है, उस पार्ट में पहला पार्ट में अगर हम पैदा हुए तो हमारे जीवन के अंदर हमें क्या बीमारियां होगी, हम क्या व्यवसाय कर सकते हैं, यानी हमसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हम जान सकते हैं। सेकंड में उसका डिफरेंस होगा, थर्ड में उसका डिफरेंस, फोर्थ में डिफरेंस, यानी हम अलग अलग तरीके से सब चीज जान सकते हैं। अलग अलग तरीके से एक नक्षत्र में 4 जन के बारे में अलग अलग चीजें जान सकते हैं। तो हमें ये 27 नक्षत्र को पढ़ना है। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ राशियों के बारे में समझाता हूं। 12 राशियां। अभी आप बिजनेस में है या तो आप
ओवरऑल जनरल बैठे हुए और आपको जानना है कि सामने वाला व्यक्ति कौन सी राशि का होगा या तो कौन से लग्न का होगा। देखो यहाँ पे जब मैं बात करूंगा, जो भी मेरा कोर्स आगे आएगा उसमें मैं जो भी ये राशि और लग्न के बारे में बात करूंगा, मैं कंबाइन करके बात करूंगा, ताकि आप मेष राशि या तो मेष लग्न वाले लोगों के लिए जो प्रेडिक्ट करोगे वो 80% आपका सच गिरेगा, 80% सच गिरेगा। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहले 12 लग्न पढ़ाता हूं, और 12 लग्न पढ़ाता हूं उसमें मैं ग्रहों को सबसे पहले नहीं लेता हूं। यानी मेष लग्न है तो मेष लग्न में मैं सबसे पहला पार्ट लेता हूं कि पहले स्थान में आई हुई मेष राशि, तो ये मेष राशि का फल क्या। दूसरे स्थान में आई वृषभ राशि, तो ये वृषभ राशि का फल क्या। यानी 12 स्थानों में आई हुई 12 राशियों का सबसे पहले मैं फल जानता हूं। फिर उसके अंदर जो ग्रह प्लेस हुए हैं वो ग्रहों के बारे में मैं जानता हूं। तो मेरा प्रेडिक्शन करने का जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। मैं बहुत ही अलग तरीके से प्रेडिक्शन करता हूं। तो ये जो 12 राशियां है, तो 12 राशियों के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी, थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूं। सबसे पहले है मेष राशि। अगर आपको मेष राशि के व्यक्ति को पहचानना है तो डिग्रिकली हम अभी नहीं लेते हैं, हम सिंपल लेते हैं कि एक व्यक्ति मेष राशि का है, मेष लग्न का है, तो व्यक्ति कैसा होगा। तो आपने मेढा देखा होगा, सीप देखी होगी। सीप यानी हम गुजराती में घेटू कहिए, हिंदी में इंग्लिश में उसको शिप कहते हैं, SHEEP कहते हैं, और हिंदी में उसको मेढा कहते हैं। तो आप मेढा को सामने रख लीजिए और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जो गुण है, उस गुण के आधार पर ये मेष लग्न वाले का आप प्रेडिक्शन कर दीजिए, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो देखिए मेढा, देखिए एक मेढा आगे चलता है, उसके पीछे बहुत सारे मेढे चलते हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि भाई जो मेष राशि के मेष लग्न वाला जो व्यक्ति है वो लीडरशिप लेने के लिए तैयार होता है, लीडरशिप लेने के लिए तैयार होता है। मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि, उसका जो स्वामी है, मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, वो भी अग्नि तत्व का है। तो ये व्यक्ति बॉर्डर के ऊपर जो सीधी सीने पे गोली खाता है वो मेष राशि वाला व्यक्ति होगा। आप रास्ते में जा रहे हो और दो बसों के बीच में छोटी सी जगह है, उसमें से जो एकदम फुल स्पीड में स्कूटर निकालता है, लोग स्कूटर यूं 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 टेढ़ा मेढ़ा करके घुमा रहे हैं, गाड़ी को यूं 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 करके लेके जा रहे हैं। मैं भी ड्राइविंग करता हूं, मेरी मेष राशि नहीं है, मुझे डर लगता है कि साला यूं 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 करके अपन गाड़ी चलाएंगे, किसी को ठोक देंगे तो। लेकिन मेष राशि, मेष लग्न वाले, अगर लग्न में या तो राशि में ही मंगल होगा ना, तो बहुत ही डेंजर तरीके से वो गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही डेंजर तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो ये लोग सीने पे गोली खाने वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि दो मेढे बिना कारण आपस में लड़ते हैं, बिना कारण आपस में लड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति वाद विवाद करने वाला होगा, छोटी छोटी बातों को लेके वाद विवाद करता होगा। फिर हम ये देखते हैं कि जो मेढा है उसके ऊपर जो वूल है यानी ऊन है, ऊन उतार के हम उसका स्वेटर बनाते हैं। तो ये व्यक्ति अपने फैमिली का रक्षक होता है, यानी अपनी फैमिली से भले उसका कैसा भी रिलेशन हो, लेकिन वक्त आने पे वो सामने आके खड़ा हो जाता है। ये मेष राशि के प्राकृतिक गुण है। आपने देखा होगा कि मेढा और गोट यानी बकरी नीचू घास खाते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखो डिस्कवरी चैनल में देखोगे तो पहाड़ के ऊपर भी ये मेढा बकरी चढ़ के घास खाते हैं, दो पैर ऊपर करके झाड़ के पन्ने खाते हैं। तो आप क्या इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि ये लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होती है। इनकी महत्वाकांक्षा की कोई लिमिट नहीं होती, महत्वाकांक्षा की लिमिट नहीं होती। यहाँ पे जो मेष राशि या तो मेष लग्न वाले बैठे होंगे, वो अपना खुद का स्टडी कीजिए, या तो अपने परिवार में कोई मेष राशि, आजू बाजू में कोई मेष राशि मेष लग्न वाला होगा तो आप उसका स्टडी कीजिए। नियम से चलने वाले होते हैं, लीडरशिप वाले होते हैं, वो जैसे होते हैं वैसे सामने वाले से भी वो एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो जैसे होते हैं वैसा सामने वाले से भी एक्सपेक्टेशन करते हैं। ऐसे मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा तो मेष राशि के बारे में बहुत ही काफी डिस्क्रिप्शन है, उसके स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कैसे होते हैं, क्योंकि लग्न से हमें ये जो पहला स्थान है उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति का स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कैसा रहेगा, उसका फेस कैसा रहेगा, उसके फेस का रंग कैसा रहेगा, ये सब हमें फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो सिंबल है ऑक्स यानी बैल। अभी आपने बैल
कहाँ काम करता है? तो कि बेल खेतों में काम करता है। कैसे काम करता है? कि बहुत ही कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करता है। तो वृषभ राशि वाले लोग जो है कड़ा परिश्रम करने वाले होते हैं। अभी वो कौन से तत्व की राशि है? तो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पृथ्वी तत्व वो स्थिर है, स्थिर राशि है। पहली राशि है वो चर राशि, यानी मेष राशि वो चर राशि है, वृषभ राशि वो स्थिर राशि है। तो ये लोग स्थिरता वाले कार्य ज्यादा करते हैं। आप देखेंगे कि बैंक में जाएंगे तो बंदा चेक लेगा, थप्पा मार के आपको काउंटर वापस देगा, थप्पा मार के काउंटर वापस देगा। तो ऐसे एक प्रकार के स्थिर कार्य करने वाले होते हैं। आपने बेल को देखा होगा गांव में कि वो पानी यानी कुएं से, यानी बावड़ी से पानी निकालता है, उसको वो आगे चलता है, पीछे चलता है। प्राचीन समय में तेल निकालने के लिए बेल का उपयोग किया जाता, बेल पूरे टाइम ऐसे गोल 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 घूमते रहता था। तो ये लोग बहुत ही मेहनती होती है, मेहनत कक्ष होते हैं। अगर उनकी समझो सर्वेंट वगैरह नहीं आ रहे होते घर में तो ये खुद कार्य कर सकते हैं। आप साइना यानी साइना पद्धति से, या तो आप निर्यन पद्धति से, जिसकी वृषभ राशि वृषभ लग्न होगा ना, आप उस व्यक्ति को देख लो, घर के अंदर कैसा भी काम होगा वो कर लेगा, कैसा भी काम होगा वो कर लेगा। यानी अपने बीवी बच्चे को सबको बोलेगा भाई तुम बैठो मैं काम कर दूंगा। लेकिन इसका स्वामी कौन है? तो कि इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र कैसा ग्रह है? तो कि शुक्र किससे जुड़ा हुआ ग्रह है? अभी जो मंगल है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो मंगल डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ ग्रह है। यानी हम कहेंगे कि आर्मी से जुड़ा हुआ है, नेवी से जुड़ा हुआ है, इस चीजों से जुड़ा हुआ मंगल ग्रह है, जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये शुक्र किससे जुड़ा हुआ है? तो कि शुक्र भौतिकता से जुड़ा हुआ है। भौतिकता क्या? तो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कॉस्मेटिक आइटमों से जुड़ा हुआ है। यानी जो भी हम भौतिक चीजों का उपयोग करते हैं, ये सभी भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ शुक्र है। तो ये शुक्र का जातक, अभी आप देखोगे शुक्र के जातक, अभी आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लीजिए कि कोई जो जोड़ी होती है, अभी मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, कि कोई जोड़ी होती है, पहले अपन समझते हैं कि भाई ये दोनों बहुत ही करीब है, ये दोनों शादी करेंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई उसने फलाने हीरो से शादी कर ली। यानी चेंज ऑफ पार्टनर, चेंज ऑफ पार्टनर विद इन शॉर्ट पीरियड, चेंज ऑफ मित्रता, और उसमें उसका स्वार्थ भी होता है, उसका खुद का मतलब भी होता है। तो वृषभ राशि वाले, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि सभी वृषभ राशि और सभी वृषभ लग्न वाले मतलबी हो गए, स्वार्थी हो गए, ऐसे नहीं कहूंगा। लेकिन डिग्रिकली अगर हम देखने जावे तो कुछ वृषभ राशि वाले लोग मतलबी और स्वार्थी होते हैं। अगर वो जो काम करते हैं, आप बोलो कि मुझे वो काम प्रारंभ करना है, चालू करना है, मैं बंबई में रहता हूँ, वो दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली में काम करता है, और मुझे बंबई में काम चालू करना है, तो भी वो मुझे मना कर देंगे कि भाई अभी ये काम के अंदर कोई पैसा नहीं है और तुम ये काम मत करो। फिर पूछना पड़ता है कि भाई तूने ये जो 5 फ्लैट लिए हैं वो यही काम करके लिए हुए है ना? हाँ हाँ, लेकिन अभी पहले जैसी मजा नहीं है, लेकिन अभी भी वो उतना ही कमाता है। यानी उनको एक प्रकार की थोड़ी सी जलसी होती है कि वो जो काम करते हैं वो काम को दूसरे कोई करे नहीं। तो मेहनत मजूरी करने वाले, मेहनत कक्ष। फिर हम आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का सिंबल है जोड़ा, स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा है। तो ये मिथुन राशि वाले लोग, और उसका स्वामी कौन है? तो कि उसका स्वामी बुध है। मिथुन राशि है वो वायु तत्व की राशि है, और उसका स्वामी बुध जो है वो पृथ्वी तत्व का है। फिर भी उस बुध के अंदर वायु तत्व के सबसे ज्यादा गुण है। तो मिथुन राशि वाले जनरली कैसे होते हैं? तो कि सॉल्यूशन में से प्रॉब्लम क्रिएट करना, सॉल्यूशन में से प्रॉब्लम क्रिएट करना। आपने किसी क्वेश्चन का आंसर रख दिया, उसमें से वो प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको बता देंगे कि भाई आपने ये जो आंसर रखा है उसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताइए कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है। दो व्यक्तियों के, देखो मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो कोई भी मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर इंडिकेशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लेना। मिथुन राशि या तो मिथुन लग्न वाले जो जातक है, वो व्यक्ति दो जन के बीच में, अगर दो जन को अलग करना है तो आप उनको बिठा दो बीच में, वो दो जन को अलग करके दिखा देंगे, दो जन को अलग करके दिखा देंगे। बहुत ही बुद्धिशाली लोग होते हैं, बहुत ही बुद्धिशाली लोग होते हैं। हर वक्त अपने आप को यंग रखते हैं, हर वक्त। 90 साल के भी हो गए ना
तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे कि जैसे लगते हैं कि भाई ये 25-30 साल के हैं, लेकिन जब आगे से मुंह देखोगे तब पता चलेगा कि ये 90 साल के हैं। तो ये लोग अपने आप को यंग रखने के लिए वांजीकरण औषधियों का भी उपयोग करते हैं, वांजीकरण औषधियों का भी उपयोग करते हैं। और ऐसे भी मिथुन राशि के मिथुन लग्न वाले जो जातक है वो कुछ हद तक यंग दिखते हैं, और आप उसको देखोगे तो थोड़ा सा आगे झुक के चलते हैं, हमेशा थोड़ा सा आगे झुक के चलते हैं। आप बराबर नोट डाउन कीजिए, मेष राशि वाला होगा तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, सीधा नहीं चल पाएगा कभी भी। तो ये मिथुन राशि वाला थोड़ा सा झुक के चलेगा। अब वृषभ राशि वाले को देखोगे तो उसके पीछे का हिप का भाग ऊपर नीचे होता होगा चलते समय, तो आप जजमेंट लगा सकते हो कि भाई ये राशि वाला होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कर्क राशि। यहाँ पे जो मैं राशियों के बारे में बोल रहा हूँ उसके साथ साथ लग्न का भी इंपॉर्टेंट है, लग्न का भी इंपॉर्टेंट है कि किसी की कर्क राशि है और मिथुन लग्न है तो उस तरह उसका भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले कैसे होते हैं? कर्क राशि वाले, आपने क्रेब देखा है, जिसको हमने कैंसर की उपमा दी है। क्यों कैंसर की उपमा दी है? क्योंकि एक बार ये क्रेब यानी केकड़ा किसी चीज को पकड़ लेता है, किसी चीज को पकड़ लेता है तो जीवन भर छोड़ता नहीं है, छोड़ता ही नहीं है। उसके दोनों आंकड़े हैं उसको काटने पड़ेंगे, दोनों आंकड़े उसको काटने पड़ेंगे तभी जाके वो छूटेगा, नहीं तो छूटेगा नहीं। इसके लिए क्रेब को कैंसर की उपमा दी है, क्योंकि एक बार हमारे शरीर के अंदर कैंसर के जीवाणु घुस गए यानी आ गए तो फिर वो हमारे शरीर से निकलेंगे नहीं। वो वन पार्ट फिर कुछ सालों के बाद दूसरे पार्ट को अफेक्ट करके वो हमें डैमेज करेंगे। ये लोग कैंसर वाले बहुत ही इमोशनल होते हैं। आप देखो कहीं भी झगड़ा होता होगा ना, ये लोग खड़े नहीं रहेंगे, साइड में। केकड़ा कैसे चलता है? तो कि टेढ़ा चलता है, वो सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा चलता है। तो ये लोग है ना साइड में से निकल जाएंगे, वो कभी खड़े नहीं रहेंगे झगड़ा होता होगा तो। कुछ भी इंसिडेंस रोड के ऊपर हुआ है तो इनके अंदर बहुत ही इमोशन है। झगड़ा हुआ है तो ट्राई करेंगे छूटा दोनों को अलग करने की, लेकिन अपने पर आएंगे तो वो निकल जाएंगे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है तो हेल्पिंग नेचर है, हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ये पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर इमोशनल बहुत है। ये कर्क राशि है, वो जल तत्व की राशि है। और ये जल कौन सा है? तो कि बहता जल है। वो कभी स्थिर नहीं रह सकते, एक जगह पे नहीं स्थिर रह सकते। अभी मैं लेक्चर देता हूँ, मैं जब क्लास बेस्ड ट्रेनिंग देता हूँ तो यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, मेरे जो मेरे संस्थान के स्टूडेंट भी जुड़े हुए। आप उनसे पूछ लेना, कभी भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं सीधा नहीं खड़ा रह सकता हूँ, मेरा वॉकिंग चालू रहता है। क्यों? मैं खुद कर्क राशि हूँ, लेकिन मेरा लगना ऐसा है कि मेरे में इतना इमोशन नहीं है, फिर भी इमोशन है, लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों का बुरा नहीं सोचना। तो ये कर्क राशि वाले इमोशन है, एक बार किसी से जुड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। लेकिन बहती नदी का जल है, बहती नदी का जल है। प्रेम के मामले में अगर किसी ने उनसे प्रेम किया और उनको सपोर्ट नहीं दिया या तो उनको छोड़ दिया तो बोलेगा चल तू नहीं तो और कहीं और कोई सही, तू नहीं तो और कोई सही। क्यों? क्योंकि ये बहती नदी का जल है, बहती नदी का जल है। फिर हम आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले, आप देखो यहाँ पे जो भी सिंह राशि वाले होंगे, सिंह लग्न वाले होंगे, अगर आप उनको पहचानना है ना तो वो ऊंची आवाज में बात करते हैं, बहुत ही ऊंची आवाज में बात करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कभी कभी बैंक में जाता हूँ, मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ, हमारी सोसाइटी में एक लेडी है, वो भी वही बैंक में आती है कभी कभी। तो मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था, ऐसा पता था कि ये हमारी सोसाइटी में ये बिल्डिंग में रहती है। मैं बैंक में गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि भाई आपने पासबुक भर के दिया, वो गलत भर के दिया है, मेरे पासबुक में 25 लाख रुपया बैलेंस होना चाहिए। ऐसे जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगे। तो अभी आप मुझे टेक्निकली बताइए कि भाई ये चीज डिक्लेयर करने जैसी है कि मेरे अकाउंट में 25 लाख है, आजू बाजू कोई भाई का आदमी होगा तो सीधा बोलेगा कि भाई इसको फोन करो और मांगो 25 लाख रुपया। यानी ये जो सूर्य यानी सिंह राशि वाले हैं, यानी उनको अपनी प्रेजेंस दिखाने का शौक होता है। दूर से आते होगे ना तो भी हाँ हाँ हो करते करते आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो सिंह राशि या तो सिंह लग्न वाला व्यक्ति है।
बहुत ही नियम में रहने वाले, किसी ने अधूरा काम छोड़ा होगा तो उस काम का कंटिन्यूएशन नहीं करेंगे, उस काम को नए तरीके से चालू करेंगे। लीडरशिप का बहुत ही शौक होता है, छोटी उम्र में प्यार मोहब्बत में गिर जाते हैं, राजा जैसे शौक रखते हैं। यानी अभी सिंह राशि वाले हैं तो जनरली वो दारू का, फिर ऐसी नॉनवेज वगैरह का भी शौक रखते हैं, चाहे भाई वो कोई भी कास्ट के हो। धीरे धीरे वो उसमें कन्वर्ट होते जाते हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छी हाइट बॉडी होती है, झुकते नहीं झुकाने में मानते हैं, झुकते नहीं झुकाने में मानते हैं। तो ये सिंह राशि वाले लोग हैं। फिर हम आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का सिंबल है कि एक नाव में एक लेडी बैठी है, उसके एक हाथ में अग्नि और एक हाथ में ज्वारा का पोट है, ऐसा है। और वो नाव के ऊपर संड यानी कपड़ा बंधा हुआ नहीं है, नाव कहीं भी हवा के झोंका जिस तरह आता है उस तरह कहीं भी वो चली जाती है, कहीं भी चली जाती है। तो कन्या राशि वाले लोग है ना, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल होना जरूरी है। कन्या राशि या तो कन्या लग्न वाले के ऊपर किसी का कंट्रोल होना जरूरी है। अगर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो आड़े टेढ़े चले जाएंगे, यानी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई वो कहां तक चले जाएंगे। मार्केट में जो लेटेस्ट चीज है वो चीज उनको चाहिए। आज आईफोन 11 आया, आईफोन 12 आया, वो उनको चाहिए। ऐसे कपड़े पहनेंगे ना, मालूम ही पड़ जाएगा कि ये कन्या राशि है तो कन्या लग्न है। इतने शॉर्ट्स कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो ये कन्या राशि वाले हैं, इनके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि नोटबंदी हुई, केतन पारेख ने जो बड़ा स्कैंडल किया, जो शेयर बाजार में हर्षद मेहता ने जो स्कैंडल किया, ये सब के पीछे कन्या राशि जवाबदार है। ये सब के पीछे कन्या राशि जवाबदार है। बहुत ही अच्छा। मिथुन राशि, उसका स्वामी भी बुध है, कन्या है उसका भी स्वामी बुध है, लेकिन मिथुन से ज्यादा कन्या वाले हवाला कांड ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, हवाला कांड सबसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये कन्या राशि है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तुला राशि। तुला राशि शुक्र की राशि है, तुला राशि वायु तत्व की राशि है। अभी बोला अभी फूक। मिथुन राशि भी वायु तत्व की राशि है और उसका स्वामी बुध है, वो कम्युनिकेशन का कारक है, तो वो कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे होते हैं मिथुन राशि वाले। लेकिन यहाँ पे तुला राशि है, ये तुला राशि शुक्र की राशि है और वायु तत्व की राशि है। ये लोग थोड़े इगोइस्ट होते हैं, इनके अंदर थोड़ा ईगो भरा हुआ होता है। अगर आप उनको बोलोगे कि आप ये काम नहीं कर सकते हो तो वो काम करके वो दिखाते हैं। अभी बोला अभी फोक जैसी उनकी परिस्थिति होती है बहुत समय में, काफी समय में। और इंटेलिजेंट भी होते हैं। दो जन के बीच में कैसे झगड़ा लगाना, या तो एक बार उसको अपने कंट्रोल में लेके उससे सब चीज जान लेना और फिर उसको छोड़ देना, ये उनकी खासियत होती है, ये उनकी खासियत होती है। इसके बिना, यानी उसका भी स्वामी शुक्र है, यानी मतलब के बिना वो कहीं भी पैर नहीं रखते हैं, मतलब के बिना वो कहीं भी पैर नहीं रखते हैं। तो ये तुला राशि वाले हैं। फिर उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। ये मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जब हम पेड कोर्स आएंगे तो मेरी पीडीएफ या तो आपको ये टाइम प्रिंटेड बुक देने का हमारा प्लान है। और यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि मैं जो कंटेंट देता हूँ और मेरा जो कंटेंट है वो इतना मैं मेहनत करके बनाता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको जल्दी किसी बुक में मिलना मुश्किल है। तो ये टाइम हम लोग ने प्लान किया है कि प्रिंटेड बुक देना है हमें, कि सब लोग पीडीएफ से बोल रहे हैं कि हमें जेरोक्स निकालने जाना पड़ता है और एक जेरोक्स का 5-5, 7-7 रुपया लेते हैं। तो हमने ये टाइम सोचा है कि हम प्रिंटेड बुक देंगे हमारे पेड लेक्चर के अंदर। तो ये आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वाले कैसे है? स्कॉर्पियो। आपने स्कॉर्पियो की मादा के बारे में कभी सुना है? जनरली ये वृश्चिक राशि वाले पैर से लेकर सर तक ओढ़ के सोते हैं। पूरी रूम में अंधेरा चाहिए उनको, पूरी रूम में अंधेरा चाहिए। पैर से लेकर सर तक ओढ़ के सोते हैं, पूरी रूम में अंधेरा चाहिए। यानी स्कॉर्पियो कहाँ रहता है तो कि काले पत्थर के नीचे रहता है, दो दीवार के बीच में जो गैप रहता है उसके अंदर स्कॉर्पियो रहता है। ये थोड़ा डरपोक प्राणी है, फिर भी ये जो स्कॉर्पियो है वो बदला लेने की भावना वाला है और हमेशा पीछे से वार करने वाला है, हमेशा पीछे से वार करने वाला है। लेकिन इनका अगर ये आपके ऊपर मेहरबान हो गया तो ये सब कुछ लुटा देगा, आपके लिए सब कुछ लुटा देगा। मुझे पता है, मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं, उसने अपनी बीबी
और उसके साथ साथ पैसा भी उसने अपने दोस्त को दे दिया, क्योंकि उसकी बीबी को वो व्यक्ति से प्यार हो गया, दूसरी मीन्स उसकी बीबी को कोई लड़के से, उसके फ्रेंड से प्यार हो गया, उसने अपनी बीबी तो दे दी, साथ साथ में उसको पैसा भी दे दिया, बोला जाओ तुम दोनों सुखी रहो। ये स्कॉर्पियो, यानी जो बिच्छू की मादा, यानी स्कॉर्पियो की जो मादा है, वो पेट फाड़ के जन्म देती है, और जन्म देने के बाद वो मर जाती है, वो जिंदा नहीं रहती है। इनका सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है, लेकिन इनके सेक्रीफाइसिंग का अगर आपने गलत इससे फायदा उठाया तो उसने जो आपको दिया है वो भी बाहर ले लेंगे, वापिस ले लेंगे, और पीछे से डंक मारने वाले हैं, कभी भी बदला लेने की भावना, रिवेंज लेने वाले हैं स्कॉर्पियो वाले। तो स्कॉर्पियो वाले से ज्यादातर है ना, ये सोच के चलना कि ये आगे चल के आपसे रिवेंज लेगा अगर आपने उसके साथ कुछ गलत किया है तो। फिर उसके बाद हम आते हैं धनु राशि, धनु लग्न वाले लोग, उसका स्वामी गुरु है। धनु राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। गुरु जो है वो आकाश तत्व का है, यानी ये राशि किससे जुड़ी हुई है तो कि धर्म से जुड़ी हुई ये राशि है। फिर भी ये राशि वाले लोग कैसे होते हैं, एक लक्ष्यधारी होते हैं। देखो इसका सिंबल है आधा घोड़ा है और उसके ऊपर मनुष्य है, और उसने तीर कमान पे खींचा हुआ है, तीर छूटा हुआ नहीं है, तीर छूटा हुआ नहीं है, कमान से खींचा हुआ है, उसने निशान सांधा हुआ है, वो तीर छूटा हुआ नहीं है। यानी ये व्यक्ति उड़ते पक्षी को भी गिरा सकता है, बिना तीर मारे वो उड़ते पक्षी को भी गिरा सकता है, इतनी ताकत रहती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि धनु राशि और धनु लग्न वाले के जबान के नीचे काला तिल होता है। एक्चुअल में तिल नहीं होता है, लेकिन वो जो बोलते हैं, उनकी वाणी से जो कुछ निकलता है वो हमेशा सच गिरता है, हमेशा सच गिरता है। ऐसे ही कर्क राशि वाला है, वो जो बोलता है उसकी वाणी से जो निकलता है वो ज्यादातर सच गिरता है। और देखो कर्क राशि वाला हमेशा दुखी होगा, तो धनु राशि वाला दुखी नहीं होगा, लेकिन वो जो बोलेगा वो उसका हमेशा सच होता है। खाने पीने का शौकीन होते हैं, खिलाने पिलाने के शौकीन होते हैं। अगर आपके साथ जुड़ जावे तो आपके साथ जुड़ के, अभी आप कोई एक्स पार्टी है और आपके सामने कोई वाई पार्टी है, तो ये एक्स पार्टी से जुड़े हुए हैं और वाई पार्टी जीतती है तो वो बोलेंगे कि भाई मैंने उसको मदद की, उसके लिए वो जीती, मैंने उसको मदद की, उसके लिए वो जीती। यानी ये धनु राशि वाले बहुत ही, यानी पॉलिटिकली इनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल वाले लोगों को इनको मदद करे तो इनको बहुत ही फायदा हो सकता है। पॉलिटिकल लोगों को मदद करे तो बहुत ही फायदा हो सकता है। एक लक्ष्यधारी है, एक बार जबान से निकल गया कि जा तेरा तू बर्बाद हो जाएगा, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। यानी उसकी दुआ जो बद दुआ की दुआ जो भी निकलती है दिल से निकलती है। यानी धनु राशि धनु लग्न वाले। फिर उसके बाद आते हैं मकर राशि। मकर राशि भी दो पार्ट में, धनु राशि भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, 0 to 15 और 15 to 30, ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड। 0 to 15 मनुष्य राशि है, 15 to 30 वो जानवर की राशि, यानी चार पैर वाली राशि है। फिर मकर राशि आती है, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, डियर एंड एलिगेटर। डियर एंड एलिगेटर। आप मकर और कुंभ राशि वाले को आप देखोगे ना चेहरा, तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये मकर और कुंभ राशि होगी, दो में से एक राशि होगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ही पता चल जाएगा। वो जो हंसते हैं ना तो उसके भी पैसे लगते हैं, वो लोग हंसते हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं। मकर राशि वाले सैक्रिफाइसिंग नेचर वाले नहीं है, उसका स्वामी शनि है। मकर राशि वाले अगर आपसे कुछ लेके जाते हैं तो वो वापिस देने में समझते नहीं है, वापिस देने में समझते नहीं है। तो उसकी दूसरी राशि है कुंभ राशि। देखो दोनों बाजू बाजू में राशि है, कुंभ राशि शनि की राशि। कुंभ राशि वाले अगर कुछ आप उनको देते हो तो उनसे आप वापिस आने का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। कुंभ राशि वाले बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं, यानी चलने में, पीने में, खाने में, सोने में बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक्स लिखूंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा तो वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करके एक्स लिखेगा, यानी बहुत ही स्लो चलते हैं, बहुत ही स्लो चलते हैं। और जनरली आप देखोगे कि मकर, ये शनि की राशि वाले लोग जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि शनि की राशि वाले जनरली लोग आपको है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिलेंगे, जहां पे गुप्तता रखनी चाहिए, जहां पे गुप्तता रखनी चाहिए, वहां पे मिलेंगे। कुंभ राशि भी ऐसी है, उसके पेट में से आप कोई चीज बात निकाल नहीं सकते हो। 100 सवाल पूछो तो 100 सवाल में से वो एक ही जवाब देंगे आपको, उससे बात निकाल नहीं सकते हो। 1 मिनट।
तो ये कुंभ राशि वाले हैं, उनके पेट में से आप कभी भी कोई चीज निकाल नहीं सकते हो। उसके बाद हम आते हैं मीन राशि, इमोशनल लाग्नशील राशि है। ये जो जैसे कि हम कहते हैं कि जल तत्व की वृश्चिक राशि है, वो गंदे पानी के नाले गंदे खड्डे के पानी की राशि है। ये जो मीन राशि है वो राशि है समुद्र के खारे पानी की राशि है, यानी ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा एक कंपैरिजन बताता हूँ आपको जल तत्व की राशि का, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा भी आएगी। कि जल तत्व की राशि 3 है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अभी कर्क का स्वामी चंद्र है, वृश्चिक का स्वामी मंगल है और मीन का स्वामी गुरु है। अभी ये तीनों को मैं कंपैरिजन करता हूं कि ये 3 जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरे क्लास के अंदर, ये तीनों अलग अलग राशि के हैं। एक कर्क राशि वाला या तो कर्क राशि या तो कर्क लग्न वाला, एक वृश्चिक राशि या तो वृश्चिक लग्न वाला, एक मीन राशि या तो मीन लग्न वाला। ये तीनों अलग अलग है, बैठे हुए हैं। अभी मैं जोर से चिल्लाऊंगा कर्क राशि वाले को कि भाई तूने चल ये होमवर्क नहीं किया, चल बेंच के ऊपर खड़ा हो जाए, ये वैसे मैं जोर से चिल्ला दूंगा तो वो इमीडिएटली क्लास के अंदर सबके सामने रोने लगेगा और उसके इमोशनली यानी अंदर से वो इतना रोएगा ना कि उसके आंख में से बड़े बड़े आंसू गिरने लगेंगे। वो सहन नहीं कर सकता है किसी के ऐसे गुस्सा होने की बात को। फिर उसके बाद हम आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले। तो ये वृश्चिक राशि वाले कैसे होते हैं? इसका स्वामी मंगल है। मैंने आपको कहा था कि वो पीछे से डंक मारते हैं, ये कुछ नहीं करेगा, टीचर ने उसको डांटा ना, कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा। जैसे ही टीचर मुड़ी और पीछे बोर्ड पे लिखा, वो पीछे से या तो कुछ मारेगा टीचर को, या तो दूसरे दिन सुबह आके वो चेयर के एक पहिए के नीचे गोटी रख देगा, यानी चेयर पूरी हिल जाएगी, यानी रिवेंज। टीचर ने उसको डांटा तो उसके लिए वो रिवेंज लेगा, और रिवेंज लेने के बाद वो हंसेगा भी नहीं, हंसेगा भी नहीं तो मालूम पड़ जाएगा कि भी इसने ऐसा किया है। उसके बाद हम आते हैं मीन राशि वाले। तो मीन राशि वाले कैसे? उसका स्वामी गुरु है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट। ना ये रोएगा ना रिवेंज लेगा, वो खुद रिवेंज नहीं लेगा, खुद रिवेंज नहीं लेगा। वो क्या करेगा? घर पे जाएगा, घर पे जाके अपनी मम्मी को कहेगा, मम्मी मुझे आज टीचर ने बहुत डांटा और मारा मेरे को। टीचर ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन ऐसे पीछे दिखाएगा, देखो मम्मी मुझे यहाँ मारा, दिखाएगा। उसकी मम्मी बोलेगी अरे मेरे बेटे को मारा, तुरंत ही जाएगी दूसरे दिन स्कूल में और प्रिंसिपल को कंप्लेंट करेगी। और प्रिंसिपल जब टीचर को बुला के डांटेगा तो वो टीचर को कुछ बोलने का, अपनी सफाई का मौका भी नहीं देगा, सफाई का मौका भी नहीं देगा। और टीचर को जैसे ही डांट पड़ेगी वो ये हंसेगा, पीछे से ऐसे मुंडी करके हंसेगा। ये देखो डिफरेंस, तीनों डिफरेंस राशि है, लेकिन तीनों के प्राकृतिक गुण कैसे हैं आपको पता चलेगा। उसी तरह अग्नि तत्व की राशि है, उसी तरह वायु तत्व की राशि है, उसी तरह पृथ्वी तत्व की राशि है। ये तीनों में ऐसे डिफरेंशिएट पाए जाते हैं, ऐसे डिफरेंशिएट पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ राशियों के बारे में बताया। अभी यहाँ पे मैं कुछ ग्रहों के बारे में बताता हूं। हमारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स कौन प्ले करता है? यहाँ पे हमने 12 राशियां रखी हुई है, 12 राशियां का फल हमें मिल रहा है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो है वो प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स है। कैसे? तो कि अगर हम देखें तो सूर्य, अगर हम देखें तो सूरज कैसा प्लैनेट है? तो कि राजा, उसको सभी ग्रहों का राजा माना गया है, सभी ग्रहों का राजा माना गया है, यानी लीडरशिप लेने वाला प्लेनेट है। तो हमारी कुंडली में ये सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है? अभी ये कौन सी राशि में बैठा हुआ है उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जनरली यहाँ पे जब हम ग्रहों के बारे में फल कथन करते हैं तो हमने जब पहला पेज देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रह है मृत अवस्था का है, बाल्य अवस्था का है, युवा अवस्था का है, वृद्धा अवस्था का है। ऐसा हमें फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो हमें ये प्लेनेट और इसकी डिग्री दी हुई है कि मृत अवस्था का ग्रह यानी एक ही राशि और बेकी राशि यानी मेष यानी 1, 3, 5 ये जो राशि है वो मृत अवस्था का कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक है, और 2, 4, 6 ये जो राशि है वो मृत अवस्था का कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक है। तो हमारी कुंडली के अंदर जब ग्रहों को हम देखते हैं तो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह मृत अवस्था का होगा तो जल्दी फल नहीं देगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर ये जो ग्रह है
उसकी बहुत सारी अवस्था दी हुई है हमारे शास्त्र के अंदर, जैसे मुदित अवस्था दी हुई है, ऐसी बहुत सारी अवस्था दी हुई है। फिर जागृत अवस्था दी है, सपना अवस्था दी हुई है, ऐसी बहुत सारी अवस्था दी हुई है ग्रहों की। तो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रहों को दो। उसके बाद क्या किसको इंपॉर्टेंट देना है, तो कि ये ग्रह की मूल त्रिकोणीय राशि कौन सी। अभी मैं आपको यहाँ पे ऐसे टॉपिक पे ले जा रहा हूं जो जनरली प्रेडिक्शन पार्ट के अंदर कोई लेता नहीं है और जनरली उसको देखता भी नहीं है। प्रेडिक्शन पार्ट के अंदर मैंने बहुत टाइम ऐसे नोट डाउन किया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, मैंने बहुत टाइम ऐसे नोट डाउन किया है, उनको मूल त्रिकोणीय राशि क्या है वही पता नहीं है। ऐसे तो देखो, मूल त्रिकोणीय अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कोई ग्रह ब्रह्मांड के अंदर जब भ्रमण करता है तो सटन कोई पर्टिकुलर स्थान पे आके वो अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल समझता है, वो कंफर्टेबल समझता है, तो वहां पे वो ऊंच का या तो मूल त्रिकोणीय या तो स्वग्रही या तो स्वक्षेत्री बनता होगा। ऊंच का मूल त्रिकोणीय स्वग्रही या तो स्वक्षेत्री बनता होगा। तो ये जो मूल त्रिकोणीय राशि है, स्वक्षेत्री राशि है, स्वग्रही राशि है, इसका हमारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वग्रही राशि किसको कहते हैं। हमारी कुंडली के अंदर 12 ग्रह है और 12 राशियां है। उसमें मुख्य 7 ग्रह है और ये मुख्य 7 ग्रहों को 12 राशियों के बीच में डिवाइड किया हुआ है। ये 7 ग्रहों को 12 राशियों के बीच में डिवाइड किया हुआ है। तो सिंह राशि और कर्क राशि, सिंह राशि और कर्क राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य और कर्क का स्वामी चंद्र, यानी सूर्य को एक ही राशि दी हुई है और चंद्र को भी एक ही राशि दी हुई है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि बुध की 2 राशि है, मिथुन और कन्या। फिर गुरु की 2 राशि है, धनु और मीन। शुक्र की 2 राशि है, वृषभ और तुला। शनि की 2 राशि है, कुंभ और मकर। फिर मंगल की 2 राशि है, मेष और वृश्चिक। तो ये जो 2-2 राशि दी हुई है, ये जो पर्टिकुलर जो 5 प्लेनेट है उसको 2-2 राशि दी हुई है। तो 2-2 राशि में से कौन सी राशि के अंदर वो मूल त्रिकोणीय होता है और मूल त्रिकोणीय क्यों होता है वहां पे। तो यहाँ पे हम टेक्निकली बात देखते हैं कि मूल त्रिकोणीय का मतलब क्या है। तो कि मूल त्रिकोणीय का मतलब है कि उस राशि के अंदर उस ग्रह का उद्भव होना, यानी वो राशि के अंदर वो ग्रह का पैदा होना। उसकी 2 राशि है। अभी एग्जांपल लेते हैं कि गुरु की 2 राशि है। तो गुरु की जो धनु और मीन राशि है उसमें से कौन सी राशि में वो मूल त्रिकोणीय होता है, तो कि धनु राशि के अंदर वो मूल त्रिकोणीय होता है। तो क्यों धनु राशि के अंदर वो मूल त्रिकोणीय होता है, क्यों मीन राशि के अंदर मूल त्रिकोणीय नहीं होता है। तो धनु राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है और गुरु है वो क्या है, तो कि वो देवों के गुरु है। गुरु जो ग्रह है वो देवताओं के गुरु थे। गुरु जो ग्रह है वो देवताओं के गुरु थे। मीन राशि है वो जल तत्व की राशि है और वहीं पे भी वही ग्रह गुरु है। परंतु गुरु जब ज्ञान देता है तो उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, जल तत्व जैसा होना चाहिए, वेव्स में होना चाहिए, कि सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ज्ञान होना चाहिए। तत्व के आधार के ऊपर अगर हम इसको लेके जाए ना तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कि गुरु धनु राशि के अंदर मूल त्रिकोणीय होता है। क्यों, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और गुरु जो है खुद आकाश तत्व का है। और ये आकाश तत्व में से बाकी के जो 4 तत्व है, जैसे हम कहते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 तत्व है जो आकाश तत्व में से ही पैदा हुए हैं। तो गुरु जब कोई ज्ञान देता है, यानी धनु राशि वाला व्यक्ति जब ज्ञान देता है और उसके अंदर वो जो गुरु है, वो गुरु उसका मूल त्रिकोणीय ग्रह है। और यही मूल त्रिकोणीय ग्रह से हमारा नैसर्गिक मैत्री चक्र का निर्माण हुआ है। शायद आपको मालूम है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन नैसर्गिक मैत्री चक्र का निर्माण ये मूल त्रिकोणीय राशि से हुआ है। कि मूल त्रिकोणीय राशि से पर्टिकुलर ये स्थान के ये ग्रह अगर इन्विटेशन देता है या तो मिलता है या तो उसको देखता है, तो वो राशि उसकी मित्र। 2 बार इन्विटेशन देता है तो उसकी मित्र राशि हुई, 1 बार इन्विटेशन देता है तो न्यूट्रल हुआ, और इन्विटेशन दे ही नहीं रहा है तो शत्रु हुआ। तो जो हमारा नैसर्गिक मैत्री चक्र जो हम पंचांग में देखते हैं या तो कहीं भी देखते हैं,
वो ये मूल त्रिकोणीय राशि ग्रहों की मूल त्रिकोणीय राशि के आधार पर निर्मित हुआ है। तो ये मूल त्रिकोणीय ग्रह हमें कितना फल देता है? अभी मूल त्रिकोणीय अगर मैं एग्जांपल दूं तो कैसे एग्जांपल दूं? देखिए, अभी एक बड़ी ऑफिस है आपकी, उसमें 5 रूम है, 5 यानी 5 केबिन है, वो पूरी ऑफिस आपकी है। तो पूरी ऑफिस आपकी है, लेकिन पूरी ऑफिस में आपका रुबाब कैसे चलेगा? हाँ, आप जाओगे तो आपके जो एम्प्लॉइज है वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप सभी एम्प्लॉई के बीच में डांट सकते हो? नहीं डांट सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये हो गई पूरी आपकी ऑफिस यानी स्वग्रही। 2 राशि है, वो पूरी ऑफिस यानी स्वग्रही हो गई। फिर आते हैं स्वक्षेत्री। तो स्वक्षेत्री एरिया कौन सा होता है? तो कि मेरी जो ऑफिस है, मेरी जो केबिन है, वो मेरी स्वक्षेत्री केबिन, पूरी केबिन मेरी है। मेरी केबिन में मैं कोई भी आए तो उसको डांट सकता हूं, लेकिन मेरी केबिन में मैं बॉस की चेयर पे नहीं बैठा हूं। स्वक्षेत्री का मतलब समझिए, मैं बॉस की चेयर पे नहीं बैठा हूं, मैं एक साइड में सोफा है उसके ऊपर बैठा हूं। तो बाहर से कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो मुझे बॉस समझेगा? उसको मालूम नहीं है बॉस कौन है, तो मुझे बॉस समझेगा? वो नहीं समझेगा। वो पूरी मेरी स्वक्षेत्री केबिन है, फिर भी वो मुझे बॉस नहीं समझेगा। लेकिन मूल त्रिकोणी क्या? तो जो मैं मेरी चेयर पे बैठ जाऊं वो मूल त्रिकोणी, जो मैं मेरी चेयर पे बैठ जाऊं मूल त्रिकोणी, यानी मैं मेरी ऑफिस के अंदर मेरे क्लाइंट के साथ कैसे व्यवहार कर सकता हूं। और ये मूल त्रिकोणी ग्रह जो हमारी कुंडली में है वो हमें कितना फल देता है? तो कि 75% फल ये मूल त्रिकोणी ग्रह देता है हमारी कुंडली के अंदर। तो जब आप प्रेडिक्शन पार्ट में आते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर उच्च के ग्रह कितने हैं। अभी उच्च का क्या है? क्योंकि कौन सी राशि के अंदर कौन सा ग्रह उच्च का बनता है? तो मैं कहूंगा भाई कर्क राशि है, कर्क राशि के अंदर गुरु उच्च का बनता है। बराबर उसके सामने वाली 7वीं राशि यानी मकर राशि में वो नीच का बनता है। वो जितनी डिग्री पे उच्च का बनता है उतनी ही डिग्री पे वो नीच का बनता है। तो हमारी कुंडली में ये जो उच्च का ग्रह है वो हमें 100% फल देता है, हमें 100% फल देता है। तो यहाँ पे आप मूल त्रिकोणी, उच्च का ग्रह, ये दोनों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो। ये आपको सबसे ज्यादा फल देने वाले ग्रह है आपकी कुंडली में। जब हम प्रेडिक्शन पार्ट लेते हैं ना, तो प्रेडिक्शन पार्ट के अंदर आप सबसे पहले देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर उच्च के ग्रह कितने हैं, मूल त्रिकोणी ग्रह कितने बैठे हुए हैं। अभी बहुत समय ऐसा आता है कि मूल त्रिकोणी, स्वग्रही, स्वक्षेत्री, उच्च, मित्र राशि, शत्रु राशि। अभी लोग कहते हैं कि शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह शून्य फल देता है। मैं कहूंगा कि शत्रु राशि में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, अच्छा या तो बुरा, 12 से 12.5% फल देता है। 12 से 12.5% फल देता है। वो कभी भी खराब फल नहीं देता है, कभी भी खराब फल नहीं देता है, यानी अपनी प्रकृति के अनुसार वो फल देगा। फिर यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से नवीन जी ने पूछा था, नवीन जी आप जरा सुनना। नवीन जी ने पूछा था कि मुझे रोग, ऋण, शत्रु, छठे स्थान के बारे में जानना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। रोग, ऋण, शत्रु यानी छठा स्थान, यानी ये छठे स्थान से हम कितने रोगिष्ट हो गए, हमारे पे कितना कर्ज होगा, हमारे कितने सर्वेंट हो गए, हम नौकरी करेंगे। सबसे पहला धन कमाने का स्थान है वो छठा स्थान है। अभी देखो, रोग का स्थान है ऋण, यानी मैं कर्ज के बारे में बात करता हूं। जब 5वें और 9वें स्थान का स्वामी जब ये छठे स्थान के अंदर बैठा होगा, 5th एंड 9th हाउस का स्वामी जब ये छठे स्थान में बैठा होगा, न युतो न दृष्टो, यानी कोई ग्रह की युति में नहीं और कोई ग्रह की दृष्टि में नहीं होगी, तो हमें कर्ज लेना पड़ेगा, तो हमें कर्ज लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं कि वो हमें कर्ज लेना पड़ेगा। अभी हम आते हैं कि ये छठे स्थान के ऊपर 12वें स्थान में बैठा हुआ कोई ग्रह 7वीं दृष्टि से ये स्थान को देख रहा है, यानी कर्ज स्थान को देख रहा है। एग्जाम्पल दे दूं तो कि शनि छठे स्थान को देख रहा है, 12वें स्थान में बैठ के छठे स्थान को देख रहा है। शनि का काम क्या है? तो कि किसी भी चीज को रिड्यूस करना, एनलार्ज नहीं, रिड्यूस करना। तो अभी मुझे बताइए,
कोई ग्रह खराब नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूं कोई ग्रह खराब नहीं है, कोई ग्रह अच्छा नहीं है, सब न्यूट्रल है। और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अनुसार वो जो स्थान में बैठे हैं, जो राशि में बैठे हैं, उस अनुसार वो फल देने के लिए बंधे हुए हैं। तो वो गुरु अगर छठे स्थान पे दृष्टि दे कर रहा है तो मेरा ऋण बढ़ेगा कि कम होगा? गुरु का काम है एनलार्ज करना, तो मेरा ऋण बढ़ेगा। तो यहाँ पे गुरु अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो यहाँ पे गुरु बुरा हुआ। लेकिन शनि उस पर दृष्टि कर रहा है तो मेरा ऋण घटेगा, यानी मेरा कर्ज घटेगा। तो यहाँ पे शनि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो यहाँ पे शनि अच्छा हुआ, क्योंकि वो कर्ज घटा रहा है, क्योंकि वो कर्ज घटा रहा है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए एक ग्रहों के बारे में, ग्रहों की अवस्था को जानिए। ग्रह कौन से राशि में बैठे हैं, कौन से स्थान में बैठे हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि छठे, आठवें, 12वें स्थान में बैठा हुआ ग्रह खराब फल देता है, हमेशा खराब फल देता है। देखो केपी इस चीज को नहीं मानती है, केपी सब लॉर्ड को मानती है और सब लॉर्ड के अनुसार फल कथन करती है। अगर हम बिजनेस के बारे में देखें तो 9th और 10th पाथ दोनों एक दूसरे से इंटरनेट कितना रिलेटेड है, उसके हिसाब से हम लोग बिजनेस डिसाइड करते हैं। तो सभी जो शास्त्र है उसका अपना अपना एक क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया के हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन सभी का रिजल्ट आपको एक सरीका मिलना चाहिए, अलग अलग रिजल्ट कभी भी नहीं मिलना चाहिए, हमेशा एक सरीका रिजल्ट मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, ये मूल त्रिकोणी हो गया, स्वग्रही हो गया, सक्षेत्री हो गया, ये ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम आते हैं नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। अभी लोग क्या समझते हैं कि अभी ये कुंडली है, ये कुंडली है, मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा, ये 1 नंबर यानी मेष लग्न। अभी ये मेष लग्न की कुंडली कैसे बनेगी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। फिर उसका मैं एक प्रेडिक्शन पार्ट आपको बताता हूं कि प्रेडिक्शन पार्ट यहां से मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए और एक्सपर्ट लोग हैं। उसके लिए जो नहीं जुड़े हुए, जो जिनको जरा भी ज्ञान नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि जिनके भी क्वेश्चन आंसर हो गए, हम आफ्टर द सेशन तो क्वेश्चन आंसर लेंगे, लेकिन जिनको भी कोई तकलीफ होगी तो आप चैट के माध्यम से या तो आपके ग्रुप में वो क्वेश्चन डाल दीजिए, आपको मैं आंसर दे दूंगा। आपका जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कुंडली कैसे बनती है, पहले वो देख लेते हैं। कुंडली कैसे बनती है, तो कि जब बालक का जन्म होता है उस समय पे ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व की क्षितिज पर जहां धरती और आसमान मिलते हैं, एक्चुअल में धरती और आसमान कहीं भी नहीं मिलते। आप जितने दूर दूर चले जाओगे उतना आपको दूर 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 तक जाना पड़ेगा, कहीं भी वो मिलते नहीं, दिखते नहीं होगे आपको, एंड कहीं भी आपको मिलता नहीं है। तो जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं वहां पर जो राशि उदित होती है उस समय पे, उस राशि का बालक का जन्म लग्न होता है। उस राशि का बालक का जन्म लग्न होता है, यानी वो बालक की प्रकृति, वो बालक का स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। और ये लग्न ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, पौने 2 घंटे से लेकर 2.25 घंटे तक चलता है। हमारे 12 लग्न है, 12 लग्न के चलने के टाइम अलग अलग है, 12 लग्न के चलने के टाइम अलग अलग है। तो ये पौने 2 घंटे से लेकर 2.25 घंटे तक एक लग्न चलता है। तो बालक का जब जन्म होता है तब पूर्व की क्षितिज के ऊपर जो राशि उदित होती है उस राशि का बालक का जन्म लग्न होता है। तो हम कहते हैं कि भाई नाम कैसे गिराते हैं, तो नाम चंद्र राशि से गिरता है। कैसे गिरता है, क्योंकि जब बालक जन्म होता है, बालक का जन्म होता है उस समय पे चंद्रमा जो राशि में होता है, चंद्रमा जो राशि में होता है उस राशि का बालक का जन्म राशि मीन्स उस राशि से बालक के नाम हम रखते हैं, उस राशि से हम बालक का नाम रखते हैं। और चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन तक रहता है, एक राशि के अंदर 2.25 दिन तक रहता है। देखो ये ज्योतिष जो शास्त्र है पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप डिग्री के लिए अगर आप प्रेडिक्शन करोगे ना तो यू विल गेट एक्सेलेंट रिजल्ट, यू विल गेट एक्सेलेंट रिजल्ट। उसका एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेगा। फिर हम आते हैं कि ये बालक का जन्म लग्न हुआ और राशि हुई, फिर ये 12 स्थान। तो 12 स्थान में आपने देखा होगा कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 3 लिखा,
4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमने ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिखा? ये हमने एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिखा? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सूर्य के सराउंडिंग सभी प्लैनेट घूमते हैं। सूर्य के सराउंडिंग सभी प्लैनेट घूमते हैं। सूर्य के सराउंडिंग हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी भी घूमती है, और पृथ्वी के सराउंडिंग चंद्रमा घूमता है। पृथ्वी के सराउंडिंग चंद्रमा घूमता है। और ये मूवमेंट, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, वो कैसे है? तो पश्चिम से लेके पूर्व तक, यानी ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये यहां से ऐसे, यहाँ ये वेस्ट डायरेक्शन है नीचू, वो इस तरह घूमती है पूरी पृथ्वी, इस तरह। उसके लिए हमने ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा। इसके लिए हमने ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा। यहां पर ये जो राशियां है, वो राशि यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि बालक का मेष लगना है। अभी समझो बालक अभी पैदा हुआ है, उसका मेष लगना है। अभी मैं एक्चुअल प्रेडिक्शन पार्ट में आता हूं डिग्रिकली। ये मैं खाली इंट्रो आपको दे रहा हूं। इसमें आप जितना डीप जाना चाहते हो उतना डीप जा सकते हो, जितना डीप जाना चाहते हो उतना डीप जा सकते हो। फिर कल हम जो डिस्कस करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रहण के ऊपर करेंगे कि कौन सी राशि में ग्रहण होता है तो उसका फल क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग है ना ये दृष्टि के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर युति के ऊपर डिस्कस करेंगे। जनरली सभी लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि कोई भी दो प्लेनेट कोई भी राशि के अंदर बैठा है तो कंजक्शन यानी युति हो गए। तो वो युति 0 से 30 डिग्री का ग्रह होता है, यानी कोई भी डिग्री का हो, लेकिन उसका बिगिनिंग पॉइंट है 0 और एंडिंग पॉइंट है 30 डिग्री। तो हम क्या सोचते हैं कि ये 0 से लेकर 30 डिग्री तक ये दोनों प्लेनेट हमें फल देते हैं, यानी वो जितने समय तक उस युति के अंदर रहते हैं हमें फल देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कंजक्शन और दृष्टि ये दोनों जो है ना, उसकी डिग्री हमारे शास्त्रकारों ने डिसाइड की हुई है। तो ये डिग्री से हम कैसे पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ये दो ग्रह की युति कितने डिग्री से प्रारंभ होगी और कितने डिग्री से खत्म होगी, वहां उतनी डिग्री के बीच में हमें फल मिलेगा। बाकी की जो ऊपर की गई और नीचे की जो बाकी रह गई, वो डिग्री में हमें फल नहीं मिलेगा, वो डिग्री में हमें फल नहीं मिलेगा कंजक्शन में। और उसी तरह ये जो दृष्टि है, हम क्या समझते हैं कि ये ग्रह दृष्टि कर रहा है, अभी चंद्रमा सूर्य पे, सूर्य चंद्र पे, या तो मंगल सूर्य पे, सूर्य मंगल पे दृष्टि कर रहा है। हम क्या सोचता है कि पूरी कुंडली में 100% वो फल देगा, पूरे समय फल देगा। ऐसा नहीं है। वो दृष्टि के भी डिग्री दी हुई है, और वो डिग्री के अनुसार वो जो प्लेनेट पे दृष्टि करता है, वो दृष्टि की डिग्री के आगे पीछे उतनी ही जो डिसाइडेड डिग्री है उतना ही वो दृष्टि का फल दे सकता है। यानी उसका जो फोकस, यानी उसकी जो लाइट गिरती है, और वो लाइट गिरने से जो डायमीटर सर्कल बनता है, वो सर्कल पूरा 100% सर्कल नहीं बनता है, वो 50% भी बनता है, 25% भी बनता है। तो वो दृष्टि का फल मुझे किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको हम दीप्तांश के नाम से जानते हैं। तो ये मैं कल ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझाऊंगा। साथ साथ में मैं आपको ग्रहण के बारे में भी समझाऊंगा, साथ साथ में ये थोड़ा युति के बारे में समझाऊंगा, और साथ साथ में थोड़ा बहुत नक्षत्र के बारे में भी आपको समझाऊंगा। और किसी को कुछ और चीज जाननी है तो आप लिख के भेज देना, तो मैं थोड़ी उसके ऊपर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अभी हम यहाँ पे आते हैं कि ये मेष लग्न है, ये व्यक्ति का जन्म हुआ है, ये मेष लग्न है। अभी मेष लग्न के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एक नक्षत्र, उसका मैं आपको कैलकुलेशन कल बताऊंगा कि किस तरह नक्षत्र का कैलकुलेशन किया जाता है, वो कैलकुलेशन में बताऊंगा। फिलहाल तो हम लोग ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि ये एक नक्षत्र है, उसके अंदर कौन से एक राशि है, ये कितनी डिग्री की राशि है, तो क्या 30 डिग्री की राशि है। ये 30 डिग्री की राशि है। तो यहाँ पे कौन से नक्षत्र आते हैं, तो कि पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, दूसरा नक्षत्र आता है भरणी, और तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका। अभी ये जो अश्विनी नक्षत्र है वो 00 डिग्री टू 13 डिग्री 20 कला से है। भरणी नक्षत्र है 1320 टू 26 टू 2640 है, और ये है कृतिका है और 26
2640 to 30 डिग्री का है। अभी हम यहाँ पे डिग्रिकली प्रेडिक्शन में जाते हैं। अभी आपको सबको मालूम होगा कि सूर्य है ना 10 डिग्री पे ऊंच का होता है। आप सबको मालूम है कि सूर्य, नहीं मालूम है तो मैं भी आपको कल बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर कितने अंश पे ऊंच का होता है और कौन सी राशि के अंदर कितने अंश पे नीच का होता है। और मूल त्रिकोणी कैसे डिसाइड किया जाता है वो भी मैं आपको कल डिग्रिकली समझाऊंगा, किस तरह डिसाइड किया है हमारे शास्त्रकारों ने। और ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा जो नैसर्गिक मैत्री चक्र जो बना हुआ है, हमारा जो नैसर्गिक मैत्री चक्र, हम कहते हैं कि सूर्य है वो मंगल का मित्र है, हम कहते हैं कि सूर्य और गुरु मित्र है, लेकिन वो कैसे डिसाइड हुआ, वो कैसे डिसाइड हुआ, उसका कोई लॉजिक है? उस लॉजिक को हम कल समझेंगे, उस लॉजिक को हम कल समझेंगे। तो यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का है, भरणी नक्षत्र 13 अंश 20 कला का है, और ये कृत्तिका नक्षत्र है 3 अंश 20 कला का। यानी ये पहले 4 पार्ट, ये दूसरे 4 पार्ट 8, और ये एक 9, ये 9 पार्ट है। यानी ये मेष राशि के अंदर ये 3 नक्षत्र आए, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अभी हम प्रेडिक्शन पार्ट में क्या करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। अभी मैं कहूंगा कि पहले स्थान के अंदर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, तो आप नैसर्गिक मैत्री चक्र के अनुसार क्या सोचेंगे कि पहला स्थान यानी पहली राशि मेष राशि के अंदर सूर्य बैठा है, तो ये मेष राशि का स्वामी मंगल है, वो सूर्य का मित्र है, मंगल है वो सूर्य का मित्र है, यानी बहुत ही अच्छा फल देगा। हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं। मेरी बात सही है कि गलत है नवीन जी? हम ये एज्यूम कर लेते हैं ना कि हमें 100% रिजल्ट देगा वो। लेकिन यहां पे देखिए, ये नक्षत्र 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये राशि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी ये जो अश्विनी नक्षत्र में यहां पे लिखता हूं, अश्विनी नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र है। फिर आते हैं भरणी नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है। फिर ये कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, वो सूर्य का नक्षत्र है। अभी 10 डिग्री पे सूर्य मेष राशि के अंदर ऊंच का बनता है। देखो ऊंच की डिग्री ऊंच कैसे डिसाइड किया हुआ है, ऊंच कैसे डिसाइड किया हुआ है। देखो हमारी जो अच्छे बुरे कर्मों का जो भी लेखा जोखा है वो किसके पास है, तो कि शनि और राहु के पास है। हमारे जीवन का, हमारे कर्मों का पूरा जो लेखा जोखा है वो शनि और राहु के पास है। और उसको पूर्ति यानी उसको मानते कौन है, यानी ये सही है वो कौन कहते हैं, तो कि चंद्र और सूर्य ये दोनों सही बोल रहे हैं कि ये जो है वो सही है कि शनि और राहु के पास ही व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा है, ये मानते हैं। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर, केतु के नक्षत्र के अंदर सूर्य बैठा हुआ है 10 डिग्री पे, यानी उच्च का बन गया। ऐसे तो हम कहेंगे कि सूर्य और केतु का ग्रहण योग होता है, ऐसे तो हम कह देंगे कि सूर्य और केतु का ग्रहण योग होता है। सबसे ज्यादा चंद्र ग्रहण होते हैं, कम सूर्य ग्रहण होते हैं। परंतु यहाँ पे केतु किस चीज का कारक है, तो केतु मोक्ष का कारक है। यहाँ पे केतु मोक्ष का कारक है। और केतु किससे जुड़ा है, तो कि मोक्ष से जुड़ा हुआ है। और ये मोक्ष हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा, हमारे कर्म डिसाइड करेंगे। तो हमारे कर्म डिसाइड करेंगे, तो कर्मों का कारक कौन है, तो कि शनि और राहु कर्मों का कारक है। लेकिन उसको पूर्ति देने वाला ग्रह कौन है, तो कि सूर्य है, चंद्र नहीं है। सूर्य और चंद्र दोनों है, लेकिन यहाँ पे पूर्ति दे रहा है सूर्य। उसके लिए केतु की 10 डिग्री के, केतु की नक्षत्र के अंदर, मेष राशि के अंदर, अश्विनी नक्षत्र के अंदर केतु को, सूर्य को 10 डिग्री पे उच्च का माना गया है, यानी ये सूर्य हमें यहाँ पे अच्छा फल देगा। उसके बाद हम आते हैं कि भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। और आप नैसर्गिक मैत्री चक्र में देखेंगे तो शुक्र और सूर्य दोनों शत्रु है। तो अभी मेष राशि के अंदर आपका सूर्य 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला के बीच में बैठा है मेष राशि के अंदर। और वो किसके नक्षत्र में बैठा है, तो कि सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, सॉरी शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। और शुक्र उसका मित्र है कि शत्रु है, तो वहां पे शुक्र उसका शत्रु है।
तो 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक सूर्य अपना अच्छा फल नहीं दे पाएगा, सूर्य अपना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखिए भाई यही सूर्य 26 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री कृत्तिका नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो अपने ही नक्षत्र के अंदर वो बैठा हुआ है, मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो कैसा फल देगा? अच्छा फल देगा। कैसा फल देगा? तो क्या अच्छा फल देगा। तो यहां पे जब हम प्रेडिक्शन पार्ट देखते हैं तो हमें प्रेडिक्शन पार्ट में सबसे पहले क्या देखना है? तो कि प्रेडिक्शन पार्ट में सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये मेष राशि है, मेष राशि के अंदर कौन से नक्षत्र आते हैं और उसके कौन से चरण आते हैं और वो नक्षत्र के स्वामी कौन है, और मेष राशि यानी पहले स्थान में स्थित जो भी ग्रह है वो ग्रह उस नक्षत्र स्वामी का मित्र है, शत्रु है कि सम है, उसके अनुसार मुझे फल डिसाइड करना है। नहीं कि ऐसे कि भाई मेष राशि है, मंगल की राशि है और सूर्य उसका मित्र है और वो वहां पे बैठा है तो बहुत ही अच्छा फल देगा। हम लोग यही डिसाइड कर लेते हैं। पहले मैं भी यही करता था, जब मैं स्टार्टिंग में, मैं बोल रहा हूँ ना 86 से 90 तक, तो मैं भी यही करता था। लेकिन उस समय पे मेरा जो कंट्रोल प्रेडिक्शन पार्ट में कंट्रोल था, मेरा हैंड प्रेडिक्शन में मेरा बहुत ही अच्छा कंट्रोल था। इतना अच्छा कंट्रोल था कि मैं कह दूं ना, अभी मैं खुद की बात कर रहा हूं। मेरी बेटी थी, बॉर्न हुई थी तो 1989 में उसका बॉर्न है और 1991 में मैंने खाली उसका हाथ देखा था और मैंने कहा था कि इसको जलने के योग है। तब मैं हस्तरेखा बहुत ही अच्छा जानता था, लेकिन साथ साथ में ज्योतिष नहीं इतना अच्छा जानता था। ज्योतिष की स्टडी थी मेरी, लेकिन मैं नहीं जानता था। और मेरी बेटी 1992 के मिडल में यानी मई में 1992 में मेरी बेटी 60% जल गई। 91 में प्रेडिक्शन किया और 60% 92 में जल गई थी। तो मेरा हैंड प्रेडिक्शन जो पार्ट है मेरा बहुत ही एक्सेलेंट है। लेकिन अभी मैं कुंडली से भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, केपी कुंडली से भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, जेमिनी से भी अच्छा प्रेडिक्शन कर सकता हूं। कि मैंने अभी ये जो लॉकडाउन पीरियड में मैंने काफी अपने आप को इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करके काफी इंप्रूवमेंट किया है मेरे अपने आप में प्रेडिक्शन पार्ट में। इवन मैं हाथ पे से प्रेडिक्शन और कुंडली मैचिंग से प्रेडिक्शन आपको दोनों को कंपैरिजन भी करके दे सकता हूं कि भाई हाथ पे ये रेखा है तो आपकी कुंडली के अंदर ये ग्रह यहाँ बैठा होगा। मैं यहाँ तक आपको हाथ पे से बता सकता हूँ। इतना मेरा मीन्स मेरा स्टडी है इस एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन टूर्स एंड ट्रैवल्स का है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरी हॉबी है। और मेरे को बहुत ही शौक है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का, पढ़ाने का। और ज्यादातर मैंने अभी तक तो फ्री ऑफ सेवा दी थी। मैं 2019 तक फ्री ऑफ सेवा ही देते थे, मैं और चेतन भाई दोनों ही फ्री ऑफ सेवा देते थे। और अभी भी हम लोग पढ़ाते हैं तो कोई ऐसा चार्ज नहीं लेते हैं। मेरे पास प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले भी बहुत है, तो हम लोग ऐसा कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मेरा एक मोटो है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो सबको मिलनी चाहिए और सब इसके अंदर एक्सपर्ट होने चाहिए। और आपके पास जो आता है उसको आप सही राह दीजिए और सही प्रेडिक्शन पार्ट करके दीजिए, तो उनके जीवन के अंदर कुछ बदलाव आ सकता है या तो कोई तकलीफें हो दूर हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नक्षत्र का जो डिग्रिकली पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। डिग्रिकली जो पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं कहता हूं कि जब भी हम प्रेडिक्शन पार्ट के अंदर जाते हैं तो हमेशा एक ध्यान रखिए, प्रेडिक्शन पार्ट में हमेशा डिग्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। लोग सिर्फ देखो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली से हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं, सही बात है। हम उसके साथ साथ नवमांश कुंडली को लेंगे, उसके साथ साथ हम देशकांड कुंडली को लेंगे, तो वी विल गेट एटलीस्ट 75% प्रेडिक्शन फ्रॉम दिस 3 कुंडली। 75% प्रेडिक्शन ये 3 कुंडली से मिलता है हमें। फिर उसके बाद हम आते हैं ना, जो लग्न कुंडली है वो सेम टू सेम चलित कुंडली है, लेकिन चलित कुंडली क्या है? भाव चलित कुंडली, यानी कोई ग्रह एंड डिग्री का या तो बिगिनिंग डिग्री का होगा तो अपना स्थान बदल देता है। अभी आपकी बहुत जन लोगों की कुंडली के अंदर अगर समझो 7वें स्थान में सूर्य बैठा हुआ है और एंड डिग्री का होगा तो शायद उसका सूर्य 8वें स्थान में भी चला जा सकता है, ये भावचलित कुंडली के अंदर। तो भावचलित कुंडली को जब इंपॉर्टेंट कब देना है, तो कि जब हम देखते हैं कि देखो मंगल दोष, मैं नहीं मानता हूं मंगल दोष को,
क्योंकि अगर मैं मंगल दोष गिनती करने जाऊं ना, तो मंगल दोष 3 प्रकार से देखे जाते हैं। चंद्र कुंडली से देखते हैं, शुक्र कुंडली से देखते हैं और लग्न कुंडली से देखते हैं। ये 3 कुंडली से हम मंगल दोष देखते हैं। अगर मैं ये 3 कुंडली से मंगल दोष देखूं ना, तो वर्ल्ड के 80% लोगों की कुंडली के अंदर मंगल दोष मिलेगा। वर्ल्ड के 80% लोगों की कुंडली के अंदर मंगल दोष मिलेगा। तो मंगल दोष जो है, हमारे शास्त्रकारों ने, जो पाश्चात्य हमारे जो शास्त्रकार हो गए, जो प्राचीन समय हमारे शास्त्रकार हो गए, उन्होंने मंगल दोष का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने ये जिक्र किया था कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि स्त्री की कुंडली के अंदर, किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सप्तम स्थान के अंदर अगर पाप ग्रह विराजमान है, तो वो व्यक्ति अपनी फैमिली को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसा उन्होंने प्रेडिक्शन मीन्स ऐसा एक नियम लिखा हुआ है, उसमें मंगल भी पाप ग्रह है। तो हमने स्त्री की कुंडली के अंदर मंगल को ले लिया है, मंगल के दोष को ले लिया है। मंगल दोष कौन से, तो कि 1, 4, 7, 8, 12 ये स्थान में हो गए, तो मंगल दोष को ले लिया है हमने। और साउथ में जाएंगे तो 1, 4, 7, 8, 12 और दूसरे स्थान को भी मंगल दोष गिना जाता है। तो ये मंगल दोष, फिर हमें काल सर्प दोष देखना है। तभी भी एक ध्यान रखना कि हमेशा भाव चलित कुंडली को, जब ऐसे कोई भी योग को आप रिफर करते हो, तभी हमेशा भाव चलित कुंडली को इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि भाव चलित कुंडली के अंदर अगर एक स्थान में से दूसरे स्थान में एक ग्रह चला गया ना, तो वो दोष खत्म हो जाएगा। अभी मंगल दोष कितनी तरह से खत्म होता है, देखिए अगर मंगल गुरु और शुक्र की राशि में है तो मंगल दोष खत्म, वृश्चिक राशि में है तो मंगल दोष खत्म, मेष राशि में, सिंह राशि में है तो मंगल दोष खत्म, अपनी उच्च की राशि में है तो मंगल दोष खत्म, अपनी मूल त्रिकोणीय राशि में है तो मंगल दोष खत्म, शुक्र और गुरु की युति में है तो मंगल दोष खत्म। तो ऐसे बहुत तरीके से मंगल दोष खत्म हो जाते हैं। जनरली 80% लोगों की कुंडली में मंगल दोष पाए जाएंगे और 80 में से 40% लोगों की कुंडली में ये मंगल दोष खत्म भी दिखने को मिलते हैं। देखो, मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि भाई मंगल दोष है तो मंगल दोष की विधि कराओ, लेकिन हमारे पास जब कोई आता है तो हमें पूछता है, मुझे पूछता है, तो मैं कह देता हूं कि भाई मैं इस चीज को मानता नहीं हूं, लेकिन आप मानते हैं तो आप विधि करा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा के आया हूं, यहाँ पे मैं लिखा के आया हूं, मेरे जीवन में ये घटना घटेगी, मैं वो विधि कराऊंगा तो भी ये घटना घटेगी। यहाँ पे मैं लिखा के, लोग पितृदोष की भी बात करते हैं, मैं पितृदोष को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को ही पितृदोष नड़ते हैं, बाकी हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। अभी मैंने एक जन को यूट्यूब पे मैंने चैनल में डाला था कि भाई पितृदोष आप बोल रहे हो तो फॉरेन वाले क्यों इसकी विधि नहीं कराते। तो 1 लाख में से कोई एक फॉरेनर ने विधि कराई तो मुझे उसका एग्जाम्पल देके भेजा कि इसने विधि कराई, लेकिन 1 लाख में से जो 99,000 है उन्होंने तो विधि नहीं कराई, उनको पितृदोष तो नड़ते नहीं है। हम हिंदुस्तानियों को ही पितृदोष नड़ते हैं। और मैं चैलेंज बोलता हूं कि पितृदोष नड़ते हैं तो उसका मेरे को सिम्टम्स दिखा दीजिए, मुझे सिम्टम्स दिखा दीजिए कि क्या है पितृदोष, कि उसके ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, तो मैं भी मानू। चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम प्रेडिक्शन पार्ट में आते हैं, तो प्रेडिक्शन पार्ट में हमें ये नक्षत्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, नक्षत्र के स्वामी को इंपॉर्टेंट देना है। उस स्थान के अंदर जो स्थान के अंदर जो ग्रह स्थित है, वो ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर है और वो नक्षत्र का स्वामी कौन है, उसका मित्र है, शत्रु है, सम है, हमें उस तरह फल डिसाइड करना है। अभी हम कहते हैं कि भाई सूर्य की दृष्टि है, हम कहते हैं शनि की दृष्टि हमेशा खराब ही है, ऐसा नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि खराब है, मैं मानता हूं, चलो शनि की 10वीं दृष्टि खराब है, क्रूर दृष्टि से वो शनि 10वीं दृष्टि से देखता है, तो शनि जहां बैठता है वहां का भी फल देता है। तो गुरु जहां बैठता है वहां का फल नहीं देता है, उसकी 9वीं दृष्टि सुपर्ब है, गुरु की 9वीं दृष्टि बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही अच्छा फल देती है। तो 9वीं दृष्टि बहुत ही अच्छा फल देती है। तो यहाँ पे हम कल ये दृष्टि के बारे में भी जानेंगे, कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक ये दृष्टि का हमें फल मिलता है। युति के बारे में जानेंगे कि ये कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक युति का फल मिलता है। और सूर्य की युति में आया हुआ ग्रह अगर अस्त का हो गया, अगर वो ग्रह सूर्य से बराबर 7वें स्थान में वो वक्री हो गया, यानी 5, 6, 7वें स्थान में सूर्य से जो भी ग्रह होगा वो वक्री हो जाएगा, तो उसका फल क्या। फिर यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्कस कर लेता हूँ। लोग महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा के बारे में भी सोचते हैं कि भाई हमारी ये महादशा है तो
हमारा अभी राहु की महादशा चल रही है तो हमारा ये समय बहुत ही खराब जाएगा। ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर वो ग्रह कौन से स्थान में बैठा हुआ है, कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है, उसके अनुसार वो ग्रह फल देने के लिए बंधा हुआ है। दूसरा, हमारी जो भी महादशा का है, मैं एग्जांपल देता हूं कि केतु की महादशा 7 साल की है, तो ये 7 साल की जो केतु की महादशा है वो फ्रंट में काम नहीं करती है। जो भी ग्रह की महादशा मुख्य दशा है वो फ्रंट में कभी काम नहीं करती है। तो कौन सी दशा हमारी फ्रंट में काम करता है? तो हमारी जो अंतर्दशा और प्रति अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, वो हमेशा हमारे फ्रंट में काम करती है। उसी से हमें ये समय का रिजल्ट मिलता है, उसी से हमें ये समय का रिजल्ट मिलता है। हम अंतर्दशा आएंगे तो 6 महीने की होगी, फिर प्रति अंतर्दशा आएगी तो 2.5-3 महीने की होगी, सूक्ष्म दशा आएगी तो 2-4 दिन की होगी, प्राण दशा आएगी तो सेम डे की होगी। तो ये सभी दशा, बाकी की महादशा बैक में काम करती है। यानी मेरे पीछे कोई किसी का सपोर्ट है, वो कौन? तो कि वो महादशा। लेकिन मेरे को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो कि जो मेरे पीछे जो सपोर्टर है उसके अंदर उसके जो दूसरे आदमी लोग हैं, जो अच्छे भी है बुरे भी है। हम कहेंगे कि सूर्य के अंदर शनि की महादशा है तो बोल देंगे कि खराब जाएगी, ऐसा नहीं है। सूर्य की महादशा है, सूर्य कौन सी राशि में बैठा हुआ है, शनि की महादशा है तो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, और शनि की अंतर्दशा चल रही है, वो अंतर्दशा हमें फल देगी। फिर उसके अंदर प्रति, सूक्ष्म और प्राण दशा चल रही है, वो हमें फल देने के लिए बंधी हुई है। महादशा फल देती है लेकिन वो बैकबोन की तरह काम करती है। तो लोग जो समझते हैं ना कि भाई महादशा ये ग्रह की है तो हमारी ये पूरी महादशा खराब जाएगी। अभी मेरी चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, मेरे को बोलते हैं तुम्हारी राहु की महादशा बहुत ही खराब जाएगी, और मुझे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ये राहु की महादशा में। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब हम महादशा के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो हमें ग्रहों की सिचुएशन को और कौन सी दशा हमें फेवर करती है, तो अंतर्दशा को हमें देखना है कि कौन सी महादशा के अंदर कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, उसे हमें देखकर जानना है। चलो चेतन भाई, હવે આગળ હવે ક્વેશ્ચન આન્સર ચાલુ કરીએ। હું રેકોર્ડિંગ બંધ કરું છું। हाँ करो।